दिस साइड वंशिका वर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए सीएमए इंटर का एक क्रैश कोर्स बैच में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। जी हाँ, आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। तो हम यहाँ ना कि सिर्फ पढ़ेंगे और समझेंगे, बल्कि हम साथ साथ यहाँ पर याद भी करके जाएंगे। ठीक है, तो हमें हमारा मेन फोकस क्या करना है कि हमें पढ़ना भी है, समझना भी है और उसको साथ साथ याद भी करना है। क्योंकि मेन क्या होता है, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर मेन बात क्या आ जाती है, याद करने की, कि हमें याद नहीं रहता। इसलिए हम हमारी क्लास में पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे और साथ साथ याद भी कर लेंगे। तो देखिए, हमें ना कि सिर्फ इतना करना है कि हमें 90 to 100 अटेम्प्ट करना है, नहीं, उसके साथ साथ हमें श्योरिटी भी रखनी है कि हमें मिनिमम मिनिमम की बात करूं कि मिनिमम 60+ नंबर तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एग्जाम्शन हमको चाहिए ही चाहिए। कहने की बात है भाई कि देखो, एग्जाम्शन थ्योरी में नहीं आती, थ्योरी में ज्यादा नंबर नहीं मिलते, कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। हाँ, आप सोचो 98 99 आए, नहीं, इतने अच्छे स्कोर रहा भी नहीं, इतने अच्छे नंबर नहीं आते हैं। पर हाँ, हम जितना मेहनत हो सके, जितने नंबर ला सके, हम उतने तो लाएंगे। पर मिनिमम मिनिमम हमें कितने लाने, मिनिमम 60 तो लाने ही लाने हैं, और मैक्सिमम जितना हो सके हम उतना लेकर आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप जरूर से जरूर लेकर आएंगे, लाएंगे ना। चलिए, तो हम आगे की बात करते हैं। हमारे कौन सा पेपर नंबर होता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, सब कुछ पेपर से रिलेटेड सारी बातें करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बिजनेस लॉज एंड एथिक्स आपका पेपर नंबर 5 होता है, ग्रुप 1 का। कहने को पेपर 5 है, मतलब मान लो पहला पेपर है आपका इंटर का, तो आपका पहला पेपर होता है। तो देखिए, मेन फोकस, मतलब मेन आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ड होता है, पहले पेपर से। क्यों? भाई साहब पेपर अच्छा नहीं गया, अब क्या ही, मतलब बच्चे का पहला पेपर ही अच्छा नहीं जाता, बच्चा वही हार मान लेता है। अब बाकी के पेपर देके क्या ही करेंगे, जब पहले पेपर अच्छा नहीं दिया तो बाकी पेपर देके क्या ही कर लेना है, जब पहले ही में पास नहीं हो तो बाकी के पेपर क्यों ही दे। हाँ, तो मेन फोकस, मतलब मेन कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से बिल्ड होता है, पहले पेपर से। तो मतलब हमें पहला पेपर हमें इतना अच्छे से देके आना, तो भाई साहब कॉन्फिडेंस हमारा पहले पेपर में बिल्ड हो जाए कि ये पेपर इतना अच्छा गया, भाई साहब बाकी के पेपर तो हम फोड़ ही देंगे बिल्कुल। ठीक है ना, तो हमें हमारा कॉन्फिडेंस पहले पेपर से ही बिल्ड करके रखना है कि हमारा बिल्कुल इतना दम से हमें पेपर करके आना है कि बस बाकी के सारे पेपर तो बचे हुए हम फोड़ ही देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो हमें हमारा पहला कॉन्फिडेंस कहाँ से बूस्ट करना है, पहले पेपर से। मतलब हमें हमारे लॉ के पेपर से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के, समझ के, याद करके बहुत अच्छे तरीके से पेपर देकर आना है। और मिनिमम मिनिमम कितना, 60 नंबर तो हमें चाहना ही चाहना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पेपर पैटर्न के। आपको 30 मार्क्स के क्या आएंगे, एमसीक्यू। मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे 15 क्वेश्चन, 2 नंबर के। ठीक है, 30 नंबर के आपको 15 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का एक एमसीक्यू रहेगा, 30 नंबर के एमसीक्यू रहेंगे। उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो सब पार्ट रहेंगे। हर एक क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर का, मतलब हर सब पार्ट 7 7 नंबर का। तो आपको आना 98 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे इसमें। मतलब आपको करना है कितने नंबर का, 70 नंबर का, 70 मार्क्स का। तो 70 और 30 मार्क्स मिला के आपको हो जाएंगे कितने नंबर, 100 नंबर का आपका पेपर आना है, जिसमें 30 नंबर के आपको एमसीक्यू रहेंगे और 70 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जिसमें 7 क्वेश्चन आने, हर क्वेश्चन के अंदर दो सब पार्ट आने, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब देखो, 30 नंबर एमसीक्यू से मिलना है और 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव से। तो मतलब देख रहे हो आपकी एमसीक्यू 30 नंबर, और भाई एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सीधा कोई लिखने का फंडे नहीं है कि मतलब क्वेश्चन पैटर्न, मतलब कैसा हम आंसर प्रेजेंट करो, उसमें नंबर कट रहा है, कुछ भी नहीं। आपको तो एक टिक, मतलब एक ओएमआर में क्वेश्चन आंसर फिल करना है ना, सिर्फ एक फिल करने, एक आंसर फिल करने के 2 नंबर मिल रहा है। तो भाई साहब हमको पूरी की पूरी कोशिश करना है कि ये 30 में से 30 नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए। जब आप बताओ, आपको एमसीक्यू में 30 नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो क्या हम 70 में से 30 नंबर नहीं ला सकते? 30 क्या, हम तो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, 50 लेके आएंगे, हम तो लाएंगे और जरूर से जरूर लाएंगे। तो हमें ना कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव पे फोकस करना है, याद करना है, पर हमें एमसीक्यू को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, एमसीक्यू को भी हमें साथ साथ लेकर करना है। और पूरे 30 में से 30 नंबर एमसीक्यू में हमें जरूर से जरूर लेकर आने हैं, आएंगे ना। तो देखिए, अब हम हमारे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, कमर्शियल लॉज।
जो कि 30% सिलेबस मतलब 30 नंबर कवर करती है। 30 नंबर में क्या आता है, कमर्शियल लॉ, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, एलएलपी, ये सब किस में आएंगे, आपके कमर्शियल लॉज में। ये आपके कितने नंबर का आना है, 30 नंबर का। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लॉ, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह, ये आपको आना है 15%, मतलब 15 नंबर का। उसके बाद आता है भाई कॉर्पोरेट लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट, जो कि आपको आना है 40%। भाई साहब, मतलब ये कह लो कि कॉर्पोरेट लॉ खत्म, मतलब आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म, कह सकते हैं हम। कॉर्पोरेट लॉ में सीधे सीधे 40 नंबर दे रहा है। 40 नंबर बहुत होता है ना। सिर्फ एक कंपनीज एक्ट पढ़ के आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में आपका फोर्थ पार्ट, फोर्थ यूनिट, बिजनेस एथिक्स, जो कि कवर करती है 15 नंबर। भाई सब बिजनेस एथिक्स मतलब इतना सा है, और 15 नंबर बहुत होता है क्या। आप समझ सकते हैं कि एक नंबर की कीमत, एक नंबर क्या होता है। तो इतना सा कंटेंट, इतने सारे नंबर दे रहे तो क्या ही बात है ना यार। तो देखो, हम हमारे वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले करेंगे हम कॉर्पोरेट लॉ। क्यों भाई साहब, कंपनीज एक्ट पढ़ के वो हमें सीधे सीधे 40 नंबर दे रहा है। तो देखो, हमें सबको गेन करना है, नॉलेज चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मेन पर्पस क्यों चाहिए हमें, सबसे पहले तो मेन पर्पस क्या है, पास होना है ना भाई, सबको पास होना है ना, सबको पास। कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं मैम हमें बस नॉलेज गेन होना, पास होना, पास तो होना है ना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो हमें ज्यादा नंबर दे रहा हो, यहाँ यहाँ ये पढ़ लो, इससे ज्यादा नंबर बटोरी, इससे बट ऐसे करके हम सिर्फ नंबर बटोरने की, जो नंबर ज्यादा दे रहा हो हमें पहले वो चीज पढ़नी है। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले कॉर्पोरेट लॉ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल लॉ। क्यों, क्योंकि वो हमें 30 नंबर दे रहा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस एथिक्स। मैम इंडस्ट्रियल लॉ भी 15 का है, बिजनेस एथिक्स भी 15 है, तो हम बिजनेस एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं पहले, क्योंकि बिजनेस एथिक्स छोटा है, और वो छोटे होने के बाद हमें 15 नंबर दे, तो हम पहले वो पढ़ेंगे ना, कि इतना सा होने के बाद हम इतने सारे नंबर दे रहे हैं, तो हम पहले उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या, इंडस्ट्रियल लॉ। तो जैसे कि हमने देखा, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, कॉर्पोरेट लॉ से। तो देखिए, फिर हम हमारा सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। क्या बेसिक सी बातें मैम, देखो, पहले हम बात करेंगे वो 3 घंटे की। मैम कौन से 3 घंटे, अरे भाई वो 3 घंटे जिनमें आपको एग्जाम लिखनी है। अच्छा, वो 3 घंटे। हाँ, तो देखो, हम पढ़ेंगे भी, समझ भी लेंगे, जैसे हमने बात की, पर याद भी करना। अब वहां क्या होता है, हर बच्चा पढ़ के तो जाता है। अब आपको भी पता है, कोई टाइम पास करने के लिए तो चला नहीं जाएगा पेपर में। फाउंडेशन तो फिर यहाँ आके तो कोई नहीं करेगा ना, सब पढ़ के जा रहा है। पर वो क्या क्वालिटी रहेगी जो आपको पास करेगा, उन बच्चों से हटके करेगा, अलग करेगा, कि जो फेल हो रहा है उनमें से आपको एक को निकाल के पास करेगा क्या, याद ना। अब देखो, कई बार होता है हम गए हैं, क्वेश्चन देखा है, याद किया था पर इसका क्या आंसर है, क्या याद तो किया था यार, ये पढ़ा तो था पर क्या, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल, देखा है हाँ। अरे हमको कैसे याद करना है, फिर मेमोरी टेक्निक से। अरे कैसे याद है? अरे ये कुछ, अरे ये तो वही क्वेश्चन जिसकी मेमोरी टेक्निक की थी, अरे ये तो वही क्वेश्चन जिसकी। तो हमें कैसे याद करना है, मेमोरी टेक्निक से, ताकि हम बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन ना भूले। मेमोरी टेक्निक याद आई तो हमें आंसर याद तो आना ही आना है। तो हमें सारे के सारे क्वेश्चंस को, सारी की सारी चीजों को जितना हो सके मैक्सिमम हमें मेमोरी टेक्निक से याद करना है, ताकि ये परेशानी, जो याद नहीं आ रहा क्या था, ये परेशानी हमारे साथ एग्जाम के टाइम पर ना हो बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना कि हमें हमारी मेमोरी टेक्निक से सारी की सारी चीजों को याद करना है। जितनी चीजों में हम मेमोरी टेक्निक बना सकते हैं, हम जरूर से जरूर उन चीजों में मेमोरी टेक्निक बनाएंगे, और उनको मेमोरी टेक्निक से बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और पेपर में लिख कर भी आएंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी, देखो, अब आप मेमोरी टेक्निक से याद करो या कुछ चीज से भी याद करो, कंसिस्टेंसी तो आपको चाहिए। अब जैसे देखो, आप बोलो मैम मैंने आज पढ़ लिया, अब मैं डायरेक्ट पेपर में लेके आऊंगा, नहीं, इतना अच्छा दिमाग किसी का नहीं चलता, इतने अच्छे से आप नहीं लेके आ। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें आप रिकॉल कर लोगे, पर सारी चीजें आप 100% रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो आपको ना रेगुलर इंटरवल पे आपको रिवीजन करते रहना है। अभी आप देखिए, जैसे आपने आज पढ़ा, आप परसों इस चीज को फिर आप 1 घंटा नई चीज को दे रहे हो, 10 मिनट पुराना, 10 से 15 मिनट पुरानी चीजों को दे सकते हैं। हमें नई चीजों के तो लेके चलना है, उसके साथ साथ हमें पुरानी चीजों को ना भूलते हुए पुरानी चीजों को भी साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है ना, क्या करना है, पुरानी चीजों को भी साथ में लेते हुए चलना है। अब आप परसों करेंगे, ठीक है, एक दिन बात करिए, फिर 4 दिन बात करिए, 10 दिन बात करिए, ऐसे रेगुलर थोड़े थोड़े गैप बढ़ाते जाइए। अब आप अभी पूरा पूरा सिलेबस, मतलब पूरे मेमोरी टेक्निक के साथ सब कुछ याद करनी है, एग्जाम टाइम पे फिर आपको क्या करना है, सिर्फ मेमोरी टेक्निक है, कि हाँ आपने इतनी बार रिवीजन कर चुके हैं कि आपको मेमोरी टेक्निक बस पढ़ लो, बाकी का हमको अंदर का पता है क्या आना है सबके अंदर। ठीक है ना। तो हमें अच्छे से कंसिस्टेंसी से रेगुलर इंटरवल के साथ रिवीजन भी करते रहना है, ताकि अब जो पुरानी चीजें हैं वो भूलते ना जाए नए सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ। ठीक है ना। उसके बाद आती है बात नोट्स और क्वेश्चन की। देखिए, आप बोलेंगे मैम आपने जो नोट्स है वो क्या, तो आप उसकी चिंता मत लीजिए, आपको मेरे नोट्स सारे मिल जाएंगे। और
देखिए नोट्स नोट्स मतलब क्या, आपको जैसे देखिए कंपनीज एक्ट आपके मॉड्यूल में भाई 150 पेज का है। कितने पेज का? 150 पेज का। उस 150 पेज को हमने कंपाइल करके बनाया सिर्फ और सिर्फ 50 पेजों में। मैं सिर्फ और सिर्फ 50 पेजों, हाँ आधे से भी कम, सिर्फ और सिर्फ 50 पेजों में हमने पूरे कंपनीज एक्ट को कवर किया है। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, नहीं। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 50 पेज पढ़ना है, क्या बात, सिर्फ 50 पेज पढ़ के आपको 40 नंबर मिल रहा है तो क्या ही बात है ना यार। 50 पेज पढ़ो, 40 नंबर लो। क्या आप 40 नंबर के लिए 50 पेज भी नहीं पढ़ सकते यार? आप क्या कर रहे हो? स्कूल तो पढ़ नहीं रहे हो कि हाँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, नहीं ना। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो आप 40 नंबर के लिए एटलीस्ट तो 50, सिर्फ 50 पेज की बात हो रही तो आप 40 नंबर के लिए एटलीस्ट तो 50 पेज तो पढ़ ही सकते हो ना, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी मॉड्यूल, सब कुछ वो क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं, सब कुछ आपको उस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। मतलब आपको कहीं भी भटकने की कोई भी जरूरत नहीं। और आपको इतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना है कि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन देखे ये ना लगे कि ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन नहीं है। आपको हर क्वेश्चन को देख के ये लगना चाहिए अरे ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ, अरे ये क्वेश्चन तो मेरा देखा हुआ ही है। आपको हर क्वेश्चन को इतने अच्छे, इतने ज्यादा क्वेश्चन आपको भैया देख लेना है, पढ़ लेना है कि आपको हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए पेपर में जिसको देखकर आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आती है राइटिंग प्रैक्टिस, केस स्टडी। देखो राइटिंग प्रैक्टिस की बात क्या होती है, अब आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, याद भी कर लिया, पर मेन बात कहाँ आती है? प्रेजेंटेशन की। क्यों? आपको बोल के तो सुना नहीं है कि वो आपका दिमाग पढ़ लेगा आके, आपको लिखना है ना। आप जैसा प्रेजेंट करोगे आपको नंबर उतना देगा इंस्टीट्यूट। और मेन राइटिंग की बात किसमें आती है? केस स्टडी क्वेश्चन, कि आपको प्रेजेंट कैसे। अब केस स्टडी से रिलेटेड चलो हम बाद में अलग से बात करेंगे। तो हमें देखो, आप मुझसे अच्छे से वादा करिए, आप पढ़ेंगे समझेंगे मेरे साथ, याद भी कर लेंगे, पर आपको डेली एक क्वेश्चन एक दिन जरूर से जरूर लिखना है लॉ का। और मुझे पक्का पता है आप लिखेंगे, क्योंकि देखो आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ना क्या गलती है। और आपको देखो लिखना नहीं है, लिखने के साथ साथ आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन या मेरे नोट्स में से मैच भी करना, क्या चीजें थी जो आपने नहीं लिखी हैं, क्या वर्ड से जो आपको लिखने थे जो आपने नहीं लिखे, क्या चीजें थी जो आप भूल गए, सब कुछ मैच करना है। तो आपको अभी पता चलेगा ना आप क्या गलती कर रहे हैं। चलो बताओ, आपने अभी गलती करी, आपको आज पता चल गया, वो ज्यादा सही है कि आपको एग्जाम के दिन गलती करके आ जाओ फिर अरे ऐसा करना था ऐसा नहीं करा, वो ज्यादा सही है? बताओ, अभी ज्यादा सही ना। गलती कर रहे हो तो आप अभी सुधारने के लिए आपके पास समय है। पेपर देने के बाद क्या मतलब 6 महीने लगाकर आप सुधारो, इसलिए आप अभी गलती करो, आपको अभी पता चलेगा तो आप अभी सुधारेंगे। इसलिए आप पक्का से पक्का वादा करिए कि आप एक क्वेश्चन एक दिन जरूर से जरूर लिखेंगे, और लिखेंगे, मुझे पक्का पता है आप जरूर भी लिखेंगे, लिखेंगे ना। हाँ ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि हमने बात करी थी कि हम हमारा सिलेबस कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, कॉर्पोरेट लॉ से। क्यों? क्योंकि ये 40 नंबर कवर करता है। तो चलिए, कॉर्पोरेट लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम हमारे लॉ से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आखिर ये लॉ होता क्या है ये। तो ठीक है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। अब मैं आपसे बोलूं बेटा लॉ क्या होता है, क्या होता है लॉ, आप कहेंगे मैम एक्ट होता है एक, ठीक है, हाँ मान लिया एक्ट होता है क्या, लेकिन लॉ सिर्फ एक एक्ट ही होता है, उसके अलावा और लॉ के अंदर कुछ नहीं आता है? क्या लॉ सिर्फ एक एक्ट ही है और कुछ नहीं है? बताइए, क्या लॉ एक सिर्फ एक्ट ही है? हाँ मैम एक्ट ही तो होता है लॉ, जहां तक हम, नहीं, हाँ मानती हूँ लॉ एक एक्ट है, पर एक्ट सिर्फ एक्ट, लॉ एक्ट है पर लॉ सिर्फ एक्ट अकेला नहीं है, ठीक है। तो मैम और क्या होता है, तो देखो हम करते हैं लॉ और क्या होता है। लॉ एक्ट है, लॉ एक्ट है, आते हैं, और लॉ एक एक्ट भी है, लॉ के अंदर रूल्स भी आते हैं, लॉ के अंदर केस लॉज भी आते हैं, ठीक है मैम। लॉ के अंदर एक्ट भी आते हैं, लॉ के अंदर रूल्स भी आते हैं, लॉ के अंदर केस लॉज भी आते हैं। अब हम बात करते हैं एक्ट क्या होता है। एक्ट, एक्ट एक टाइप ऑफ लॉ होता है जो पास कौन करता है? पार्लियामेंट। एक्ट एक टाइप ऑफ लॉ होता है जो पास करता है पार्लियामेंट, जिसके अंदर होता है सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉज और सब क्लॉज। एक्ट एक ऐसा लॉ होता है जो पास करता है कौन? पार्लियामेंट, जिसके अंदर होता है सेक्शंस, सबसेक्शंस, केस लॉज, सॉरी लॉ, क्लॉज और सब क्लॉज। एक्ट इज
A law, an act is a type of law passed by the parliament which is comprised of sections, subsections, clause and subclause. अब मैम रूल्स क्या होता है? रूल्स इज अ टाइप ऑफ लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स एक टाइप ऑफ लॉ होता है जो कि पास कौन करता है या फिर जो बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बनाता है? रूल्स। रूल्स एक टाइप ऑफ लॉ होता है जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट क्या होता है? एक्ट वो टाइप ऑफ लॉ होता है जो पास करता है कौन? पार्लियामेंट। जो जिसके अंदर क्या क्या होता है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। रूल क्या होते हैं? रूल वो टाइप ऑफ लॉ होता है जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ देखो, एक्ट तो पढ़ना जरूरी है, पर एक्ट के साथ साथ रूल्स को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हम एक्ट को अकेला पढ़ के लॉ नहीं पढ़ सकते, हमें एक्ट के साथ साथ रूल्स, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्ट में नहीं लिखी है। रूल्स अब देखो, कहीं कहीं जगह जैसे हमने देखा है कि लिखा होता है एज में बी प्रेस्क्राइब। क्या होता है एज में बी प्रेस्क्राइब? एज में बी प्रेस्क्राइब मतलब वहां जैसा लिखा है। कहाँ? रूल्स में। जहां भी लिखा है एज में बी प्रेस्क्राइब, मतलब वो क्या बात कर रहा है कि जैसा रूल्स में लिखा हुआ है। एज में बी प्रेस्क्राइब्ड मतलब जैसा वहां लिखा हुआ है। अब कहाँ लिखा हुआ है? वहां। कहाँ? रूल्स में। तो जहां भी लिखा हुआ है कि एज में बी प्रेस्क्राइब मतलब वो कह रहे हैं कि जैसा रूल्स में लिखा हुआ है। उसके बाद अब देखो, एक्ट और रूल्स की बात करें। एक्ट को बनाना ज्यादा मुश्किल है कि रूल्स को? एक्ट को क्यों? क्योंकि एक्ट बनाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें बोथ दी पार्टी ऑफ हाउसेज आते हैं और उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी आती है। एक्ट में बोथ दी पार्टीज आती है, मतलब कौन कौन सी? कौन कौन सी? हाउसेज, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी आती है। और बल्कि रूल्स को बनाने में सिर्फ रूलिंग पार्टी होती है। एक्ट को बनाने के लिए बोथ दी पार्टीज ऑफ पार्लियामेंट होती है और उसके साथ साथ अपोजिशन पार्टी भी होती है, जबकि रूल्स को बनाने के लिए सिर्फ रूलिंग पार्टी होती है। इसलिए एक्ट को बनाना मोर कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग। केस लॉ, देखो कभी कभी दो लोगों के बीच में क्या हो जाता है? एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है, ठीक है, वो अलग कह रहा है कुछ, वो अलग कह रहा है। तो इस केस में हम ऑथराइज बॉडी जैसे कि एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट के पास जाते हैं। तो हम उनको बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है, ये अलग कह रहे हैं, अलग, ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। उसके अलावा दोनों के पास उनके कोर्ट या एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करता है। क्या करता है? ऑर्डर पास करता है। जुडिशियल सिस्टम, जो भी जुडिशियल सिस्टम होता है वो क्या करता है? एक सॉरी, मतलब जो भी कोर्ट कोर्ट या एनसीईआरटी होता है वो क्या करता है? ऑर्डर पास करता है कि जो भी कॉन्ट्रडिक्शन दो पार्टी लेकर गई थी कि ऐसा ऐसा, वो अलग पार्टी करी, वो अलग। तो जो भी कोर्ट डिसीजन लेता है, उस जो भी डिसीजन, जो भी ऑर्डर है, उसको हम पार्ट ऑफ लॉ या पार्ट ऑफ लॉ मान लेते हैं। कि मतलब देखो, मतलब मान के चलो कि आगे कभी फिर से ऐसी सिचुएशन आपकी, दो लोगों के बीच में फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ये बात कोर्ट तक ले जाने की जरूरत ना पड़े, फिर से दोबारा कोर्ट तक ना पहुंचे। जो कि पिछली बार जो ऐसा केस हुआ था, जो लॉ, उस केस से रिलेटेड जो भी कोर्ट या एनसीएलटी ने जो भी ऑर्डर दिया था, वही सेम ऑर्डर वो पार्ट ऑफ लॉ बन गया था, तो वही सेम ऑर्डर अब हम इनके ऊपर भी अप्लाई कर देंगे। मतलब इनको दोबारा से कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही का वही ऑर्डर इनके लिए भी अप्लाई हो जाएगा। उसको हम कहते हैं केस लॉ। तो लॉ किससे बनता है? एक्ट से, रूल्स से और केस लॉ से। इतना तो हम पता चल गया है। उसके साथ साथ एक्ट, रूल्स, केस लॉस के साथ साथ लॉ में और कुछ कुछ भी आता है। क्या आता है? रेगुलेशंस, बायलॉज और ऑर्डिनेंसेस। अब हम रेगुलेशन क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप ऑफ लॉ होता है जो पास करता है रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी, आईसीआई, जो कि ये रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश होती है एक एक्ट के द्वारा। आईसीआई का अपना एक्ट है, सेबी का अपना एक्ट है, ठीक है ना। ये टाइप ऑफ लॉ होता है जो पास होता है किसके द्वारा? रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, जो कि स्टैब्लिश हुई है एक एक्ट के अंदर। किसके अंदर? एक्ट के अंदर। अब देखो, एक्ट ने सेबी बना दिया, ठीक है, एक्ट ने आईसीआई बन गई, चलो। लेकिन जो भी रेगुलेशंस होते हैं उनको अपना खुद, जैसे एक लिस्टेड कंपनी है, कोर्ट ने लिस्टेड कंपनी तो बना दी, पर कोर्ट कहता भाई हमें नहीं आता तुम्हारे रेगुलेशन बनाना, रेगुलेशन तुम अपने खुद के बनाओ। हमने तुम्हें तुम्हारी लिस्टेड कंपनी बना के दे दी, अब रेगुलेशन तुम अपने बनाओ। तो जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने रेगुलेशंस खुद ब खुद बनाएगी, कोर्ट उसे बना के दे नहीं देगा। कोर्ट बोलेगा हमें नहीं आता, हमने तुम्हारी लिस्टेड कंपनी बना दी, लिस्टेड कंपनी तुम अपने रेगुलेशंस खुद बना लो, हमें नहीं आता। तो लिस्टेड कंपनी जो रहेगी वो एक्ट के द्वारा बन गई, पर जो लिस्टेड कंपनी रहेगी वो खुद अपने रेगुलेशंस बनाएगी। जैसे सेबी है तो सेबी अपने रेगुलेशंस खुद बनाती है, आईसीआई है तो आईसीआई अपने रेगुलेशंस खुद ब खुद बनाती है। तो उनको बोलते हैं क्या? रेगुलेशंस। उसके बाद आती है बायलॉज। बायलॉज जो होते हैं वो रेगुलेटरी बॉडी बनाती है। कौन बनाती है? रेगुलेटरी बॉडी। क्यों बनाती है?
मैनेज ओन अफेयर्स, अपने ओन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। अब जैसे बायलॉज आईसीआई है, एग्जांपल इज आईसीआई। आईसीआई अपने बायलॉज खुद बनाती है। क्या बनाती है? अपने अफेयर्स। जैसे ऐसे ही कितने सारे पोर्टल, एसएसपी पोर्टल, बीओएस पोर्टल, अब इनके अंदर भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ना। इनके अंदर भी तो क्या, हमने एक बार ओआरजी है जो हमारा ऐसे मतलब हमारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है, सीआरओ जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा, तो क्या हमारे एसएसपी पोर्टल पे अलग लगता है, आई मतलब एसएसपी पोर्टल पे अलग लगता है, बीएस नहीं, एक ही होता है ना वो हमारा सब कुछ, सब एक ही होता है ना हमारा। तो जो भी आईसीआई की जो भी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर भी हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो आईसीआई रहती है वो बायलॉज बनाती है। क्यों? ताकि वो उसके खुद के पोर्टल्स हैं, साइट्स हैं, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन बना, अपने ओन अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है वो बायलॉज बनाती है। आईसीआई अपने ओन अफेयर्स मतलब एसएसबी पोर्टल, बीएस को सबके अंदर क्या करने के लिए, सबके अंदर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए, अपने ओन अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाती है? बायोलॉजी। हमने आईसीआई लिया है, आईसीएसआई हमारा इंस्टीट्यूट, आईसीएस आईसीएम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, आईसीआई आईसीएसआई कुछ भी इंस्टीट्यूट का नाम, हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, कोई भी, सारे इंस्टीट्यूट में अपनी वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो अपने ओन अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए अपने अंदर बायलॉज बनाती है। उसके बाद आते हैं ऑर्डिनेंसेस। ये किसके द्वारा पास होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। तब जब एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई कि हाँ कोई मतलब कुछ भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ जाए कि अब यहाँ पे लॉ बनाने पड़ेंगे, तो तब ये ऑर्डिनेंसेस पास होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये एक टेम्पररी होता है, टेम्पररी लॉ होते हैं। कैसे लॉ होते हैं? टेम्पररी लॉ होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा पास होती है। इसकी वैलिडिटी पीरियड होती है 6 वीक्स की। कितनी होती है ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी पीरियड? 6 हफ्तों की। कब से? फ्रॉम द डे बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट फंक्शन। कौन से दिन? उस दिन से जिस दिन से बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट कर दे अपना फंक्शनिंग करना। ठीक है ना। तो रेगुलेशंस क्या होते हैं? रेगुलेशंस वो होते हैं जो एक रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो खुद ब खुद अपने लिए बनाती है। जैसे लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी अपने रेगुलेशंस खुद ब खुद बनाएगी। बायलॉज क्या होते हैं? अपने ओन अफेयर्स को के अंदर कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन लाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी खुद ब खुद अपने बायलॉज बनाती है। किस लिए? अपने ओन अफेयर्स को कंट्रोल करने। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं? टेम्पररी लॉज होते हैं जो प्रेसिडेंट पास कर दे दिए इन दी सर्कमस्टेंसेज ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जिसकी वैलिडिटी होती है 6 हफ्तों की, 6 वीक की। ठीक है ना। अब बताओ लॉ कैसे बनता है? बताइए लॉ कैसे बनता है? देखो कभी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि हाँ हमें लगता है ये स्टिक नहीं चल रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत आ जाए कि हाँ कुछ भी हमें लग रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? ड्राफ्ट बनाएंगे। ये ड्राफ्ट हम किसके पास भेजेंगे? बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ दी, हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, वो हम बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। किसके सामने रखेंगे? बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने हमने रख दिया। अब देखो बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यहाँ सेटिस्फाई भी कर सकती हैं और वो कह सकती है कि नहीं, वो मना भी कर सकती हैं, डिक्लाइन भी कर सकती हैं। ठीक है। यदि उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया, बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने अपना कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है इस बात से सहमत है, उन्होंने हाँ कर दी। बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने अपना कंसेंट दे दिया कि उन्होंने हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, तो फिर ये हम ड्राफ्ट किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? पार्लियामेंट के सामने। ये ड्राफ्ट हम किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? पार्लियामेंट के सामने, कि देखो हाँ दोनों हाउसेज ने अपनी कंसेंट दे दिया है कि अब पार्लियामेंट ये देखो आप देख लो, तो हम ये ड्राफ्ट को किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? पार्लियामेंट के सामने। और पार्लियामेंट ने यदि सिग्नेचर कर दिया, पार्लियामेंट ने हाँ कर दी, पार्लियामेंट में सिग्नेचर हो गए इस ड्राफ्ट के ऊपर, तो ये ड्राफ्ट को एज अ लॉ मान लिया जाएगा। अब चलो ये लॉ बन गया है। अब ये लॉ हम पब्लिक के ऊपर, पब्लिक को कैसे बताएंगे? पब्लिक को इस लॉ के बारे में कैसा पता चलेगा? उसके लिए हम एक ऑफिशियल पब्लिक गैजेटे में इस लॉ को पास करेंगे, उसमें लिखकर पब्लिक को इशू कर देंगे। उस गैजेटे के द्वारा ये लॉ पब्लिक को पता चल जाएगा। इस तरीके से एक लॉ इम्प्लीमेंट होता है, एक लॉ बनता है। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी हमने बेसिक सी सारी चीजें बात करी हैं लॉ से रिलेटेड वो आपको सबको समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हम हमारे कंपनीज एक्ट मतलब कॉर्पोरेट लॉ की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। तो क्या आपको इतनी सब चीजें, ये देखो ये हमारे पेपर में कुछ पूछना नहीं वाला है, कुछ चीजें ये नहीं आने वाली, पर ये हमें बेसिक चीजें थी जो हमें पता होना चाहिए लॉ से रिलेटेड। अब हम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें लॉ के बारे में कुछ आना भी तो चाहिए, पता भी तो होना चाहिए। कोई हमसे पूछने लगा तो हम क्या बताएंगे कि लॉ एक्ट होता है, आप बोल दो हाँ भाई किस, फिर लोग बोले किससे पढ़ा है, क्या है, पता तो भी तो हो कि लॉ अकेला एक्ट नहीं होता, क्या होता है, हमारे सारे बच्चों को पता है ये चीज क्या होता है,
लॉ एक्ट भी होता है, रूल्स भी होता है, ऑर्डिनेंस भी होते हैं, उसके साथ साथ रेगुलेशन भी आते हैं, उसके अंदर बाय लॉज भी आते हैं और केस लॉज भी आते हैं। तो चलिए इसके साथ हम बेसिक चीजों को अलग करते हुए अब पढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉर्पोरेट एक्ट जो हमारा मेजर पोर्शन कवर करता है हमारे एग्जाम का, उसको हम स्टार्ट करते हैं कंपनीज एक्ट को। और आप मेरी बात मानिए, कंपनीज एक्ट पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा है थोड़ा पर आपको बहुत मजा आने वाला है, सीधे सीधे आप मजे से 40 नंबर अपने पॉकेट में करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के साथ हमारे कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें चार पांच पांच या 6 यूनिट है। तो मेजर पोर्शन फर्स्ट यूनिट कवर कर लेते हैं, उसके बाद तो यूनिट सारी छोटी छोटी है। तो मेजर पार्ट हमारा मेजर पोर्शन और इंपॉर्टेंट चीज का है में यूनिट नंबर 1 में। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनी के टाइप्स, कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन और रिलेटेड प्रोसीजर्स। कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका प्रमोशन कैसे होता है और बाकी की सारी रिलेटेड प्रोसीजर्स। अब देखिए कंपनी, सबसे पहले हम जानते हैं कंपनी एक्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपनी क्या होती है, ठीक है। अब कंपनी बनाने के लिए हमें क्या लगता है, कैपिटल। क्या लगता है, कैपिटल मतलब पैसे। सॉरी, अभी आपको नहीं पता कैपिटल क्या होता है, तो पैसे। कंपनी बनाने में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, पैसे। जब तक पैसे नहीं होंगे तो हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करेंगे। तो देखो अब जैसे हम 100 करोड़ लगाने हैं हमारे बिजनेस में, पूरे 100 करोड़ क्या हम लगा सकते हैं, तो वो हम कहाँ से मांगेंगे, पब्लिक से। पब्लिक इशू करेंगे, क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक से हम पैसे मांगेंगे, आधा पैसा हम लगाएंगे। तो जो हम पैसा लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल से लगाकर हम हमारी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल के बिना कंपनी नहीं रन कर सकती है। हम कंपनी में क्या लगाते हैं, पैसा, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल लगाकर हम हमारी कंपनी को रन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और उसी से हम हमारे प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को भी जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी क्या होती है। आखिर हमें ये तो पता हो कि कंपनी होती क्या है। तो देखिए कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट मतलब किस एक्ट, इस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर। कंपनी मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कुछ समझ में तो आया नहीं, ये क्या होती है कि कंपनी वो कंपनी होती है जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। कुछ ज्यादा सा तो मालूम पड़ा नहीं हमें इससे कि ये कंपनी होती क्या है, इसका मतलब क्या निकला, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज को हमें समझने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए कंपनी क्या होती है, हमें उसके फीचर्स के बारे में जानना पड़ता है। फीचर्स पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी क्या होती है। अब जैसे देखो मैं आपसे कहूँ मोबाइल फोन क्या होता है, चलिए बताइए मोबाइल फोन क्या होता है। मोबाइल फोन क्या होता है, आप कहेंगे मैम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैपटॉप है, हर चीज घर में तो आजकल हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखो आप अपने आसपास हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब आप कहोगे मैम स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट लैपटॉप भी स्मार्ट डिवाइस। आप किचन में चले जाओ, आजकल किचन में भी आपको बहुत सी चीजें स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट चीजें मिलेंगी। बताइए तो फिर आप क्या बताएंगे, कंपनी आप क्या बताएंगे फिर, मोबाइल के फीचर्स कि मैम मोबाइल वो होता है जिसमें हम कॉल कर सकें, जिससे हम मैसेज कर सकें, ठीक है ना, जिसको हम इधर उधर लेके जा सकें, ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें, जिसमें हम गेम खेल सकें, जिसमें हम मूवी देख सकें। ये सारे आपने क्या बता दिए, फीचर्स ही तो बताया मोबाइल फोन के। कि देखो मोबाइल फोन क्या चीज होती है, मोबाइल फोन वो चीज होती है जिससे हम बात कर सकें, जिसपे हम मैसेज कर सकें, जिससे हम मूवी देख सकें, जिसके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकें, जिसमें हम गेम खेल सकें। ये सब चीजें जिसमें होती है वो एक मोबाइल फोन होता है। वैसे ही हम कंपनी के फीचर्स को जान लेंगे तो हम जिस जो ये सारे फीचर्स जिस चीज में होते हैं वो क्या होती है, कंपनी। तो हम कंपनी को समझने के लिए कंपनी के फीचर्स को जानेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी कंपनी के फीचर्स जिससे हम जान सके कंपनी क्या होती है। सबसे पहले हम पहला फीचर पढ़ेंगे हम हमारी कंपनी का, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं वो हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। कंपनी के शेयर्स को हम एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कंपनी के शेयर्स में क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी। कंपनी के शेयर इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे देखिए पीक्यू लिमिटेड एक कंपनी है जिसके शेयर किसके पास थे, ए के पास। ए के पास पीक्यू लिमिटेड के शेयर्स थे। ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या वो कर सकता है, हाँ।
पीक्यू लिमिटेड के शेयर यदि ए के पास हैं तो ए अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर सकता है। इसको कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी के जो शेयर्स हैं उनमें क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब कंपनी के शेयर्स एक बंदे के पास है तो वो एक बंदा दूसरे बंदे को अपने उस कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कंपनी का पहला फीचर है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कंपनी के शेयर्स को हम एक बंदे से दूसरे बंदा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। मतलब कंपनी के ट्रांसफर क्या होते हैं, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, ट्रांसफरेबल। उसके बाद दूसरा फीचर, सेपरेट ओनरशिप मैनेजमेंट। कंपनी की ओनरशिप अलग होती है, कंपनी के मैनेजमेंट अलग होता है। ओनर, कंपनी ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। और कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के मैनेजमेंट मतलब कंपनी के ओनर्स, सॉरी, कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट अलग होता है। मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो एक अलग पर्सन होते हैं, पीपल्स होते हैं। और जो कंपनी का मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अलग पर्सन होते हैं। मतलब शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही इंसान नहीं होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं और शेयर होल्डर अलग होते हैं। मतलब कंपनी की ओनरशिप अलग होती है, कंपनी के मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी की ओनरशिप अलग होती है, कंपनी की मैनेजमेंट अलग होता है। तो दूसरा फीचर्स क्या है हमारी कंपनी का, सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी की ओनरशिप अलग होती है, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों अलग अलग होते हैं। उसके बाद परपीचुअल सक्सेशन। मैम परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, मतलब देखो, अब जैसे रिलायंस लिमिटेड है, रिलायंस लिमिटेड आज तो बनी नहीं है, कितने साल हो गए रिलायंस लिमिटेड को बने। तो क्या आपको लगता है कि रिलायंस लिमिटेड जितने पर्सन से मिलकर बनी होगी वही के वही सेम टू सेम पर्सन आज भी बस उतने के उतने होंगे, ना पर्सन बढ़े होंगे ना घटे होंगे, बताओ। नहीं मैम, कैसी बात कर रहे हो, रिलायंस के तो आम दिन रोज बार रोज बढ़ते घटते रहते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स, शेयर होल्डर्स बढ़ते रहते हैं। मेंबर्स भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब हो रहा है। लेकिन रिलायंस लिमिटेड तो वही की वही है, रिलायंस लिमिटेड बदली क्या, नहीं। मतलब लोगों के आने जाने से रिलायंस लिमिटेड पे कोई फर्क, हाँ वो बात आपको मैं फर्क तो नहीं पड़ता, वो बात वो वाली बात नहीं कर रहे हैं हम कि नंबर ऑफ मेंबर से नहीं। मतलब रिलायंस लिमिटेड तो वही की वही ना, ऐसा तो नहीं कि कम हो गया पर्सन तो रिलायंस लिमिटेड खत्म हो गई, बढ़ गया तो फिर से चालू, नहीं ऐसा नहीं ना, रिलायंस लिमिटेड तो वही की वही है ना। मतलब मेंबर के आने जाने से रिलायंस लिमिटेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेंबर आएंगे जाएंगे पर कंपनी वैसी की वैसी रहेगी। मेंबर आएंगे जाएंगे पर कंपनी वैसी की वैसे ही रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी वैसी की वैसे ही रहेगी। मेंबर आए चाहे जाए, चाहे बदले चाहे नए आए चाहे पुराने, कुछ भी हो जाए कंपनी वैसी की वैसी रहेगी। इसको हम बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे मेंबर आए जाए, नए जुड़े पुराने घटे, कुछ भी होता रहे, कंपनी वैसी की वैसी ही रहेगी, जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। उसके बाद कॉमन सील। तो कॉमन सील को आप 2 मिनट के लिए साइड में रखो, उसके पहले हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्यों, हमारा, क्योंकि कंपनी हमारी से लिविंग बीइंग होती है, वो हमारे सांस लेने से एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, क्या कंपनी एग्जिस्ट करती है। पर कंपनी हमारे जैसे नेचुरल पर्सन नहीं होती। कंपनी कैसी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। वो हमारे से इंसान ही इधर उधर घूमे फिर ऐसी नहीं है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी कैसी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। वो हमारे जैसी एक नेचुरल पर्सन नहीं होती है। कंपनी कैसी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब देखो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब अब जैसे हम सिग्नेचर कर सकते हैं, कंपनी तो अपने हाथ से सिग्नेचर कर, उसके पास थोड़ी ना हाथ पैर है, तो कंपनी सिग्नेचर तो कर नहीं सकती, इसीलिए कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती है। इसलिए एक कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील। मतलब अब देखो, आपको कोई भी कहेगा कि आप अपनी इस पे सहमति देते हैं तो आप अपना साइन कर दीजिए। हम किसी चीज, कोई हमारे पास कुछ लेके आया, वो कहेगा आप इस पे सहमति दीजिए, तो हम हमारी सहमति देने के लिए क्या कर देंगे, साइन। पर कंपनी तो साइन कर नहीं सकती क्योंकि वो हमारे जैसे नेचुरल पर्सन तो है नहीं। तो कंपनी को किसी चीज पे कंसेंट देना कि हाँ इस बात से हम सहमत हैं, हमारी सहमति देना है, तो वो कंपनी साइन ना नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी एक सील लगा देती है। हर कंपनी की एक कॉमन सील होती है, कंपनी उस चीज पे अपनी सील लगा दे देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने इस चीज पर अपना कंसेंट दे दिया है, कंपनी इस बात से सहमत है। तो जिस चीज पर भी कंपनी अपना सील लगा दे तो हम ये कह देंगे कि कंपनी इस बात से सहमत है, कंपनी ने इस बात पे अपना कंसेंट दे दिया है। पर क्या, पर कोई कोई कंपनी ऐसी होती है जिनकी अपनी कॉमन सील नहीं होती है। तो ऐसी कंपनी जिनकी अपनी कॉमन सील नहीं है,
तो कंपनी के बिहाफ पे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देंगे, 2 डायरेक्टर जो भी है कंपनी के वो साइन कर देंगे। कहीं 2 डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में साइन कर देते हैं तो वो जो कंपनी के बिहाफ में जो डायरेक्टर साइन कर रहे हैं उस साइन को भी हम मान लेंगे, डायरेक्टर ने जो कंपनी के बिहाफ में साइन करे तो भी हम मान लेंगे कि कंपनी इस बात पर अपना कंसेंट देती है। डायरेक्टर के साइन करने के बाद भी, पर कब? जब कंपनी की अपनी कॉमन सील ना हो तब डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर जब कंपनी के बिहाफ में साइन कर देंगे तब भी हम ये मान लेंगे कि कंपनी ने इस बात से अपना कंसेंट दे दिया है, अपनी सहमति दे दी है। वरना कॉमन सील जब लगेगी तभी हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने कंसेंट दे दिया है, कंपनी इस बात से सहमत। उसके बाद दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी वो कैसी होती है? लिमिटेड। कंपनी के अब देखो, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के बस लिए आप इतना याद रखिए कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स जो है उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड। उसके बाद शेयर कैपिटल। जैसे कि हमने बात करी थी, कंपनी कैसे फॉर्म होती है? कैपिटल लगा के। जब तक पैसा नहीं लगेगा जब तक कंपनी कैसे फॉर्म होगी? तो उससे वैसे ही हम शेयर कैपिटल मतलब शेयर इशू करके, कंपनी को से शेयर इशू करके कंपनी क्या लेती है? पैसे। चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर। तो कंपनी शेयर इशू करके क्या लेती है? पैसा। तो उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो हर कंपनी कैसे पैसा इशू करती है? शेयर कैपिटल के द्वारा। डिबेंचर से भी कर सकती है, लेकिन अभी हम बात करें शेयर कैपिटल। तो हर कंपनी का क्या होता है? शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी शेयर इशू करके जो दूसरा मतलब शेयर इशू करके जो पैसा जनरेट करती है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। मतलब जैसे पीक्यू लिमिटेड है तो पीक्यू लिमिटेड ने ए को शेयर दे दिए, मतलब शेयर होल्डर बन गया। ए क्या बन गया? शेयर होल्डर। बी को भी दे दिए, बी क्या बन गया? शेयर होल्डर। जो इनको जो ए और बी को जो कंपनी शेयर दे रही है तो इस शेयर के बदले कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा। ए और बी से क्या मिलेगा? पैसा। शेयर के बदले में क्या मिलेगा? पैसा। तो जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। मतलब शेयर इशू करके जो हमें पैसा मिल रहा है उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। तो हर कंपनी के पास अपना अपना शेयर कैपिटल होता है। हर कंपनी अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक को और उससे उसको पैसा मिलता है, तो उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है लास्ट फीचर हमारी कंपनी का, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होती है। अब जैसे देखो, कंपनी को एसेट खरीदे तो अब मेंबर्स क्या बोलेंगे? आपको हमारे नाम पे खरीदना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि हम आपके मेंबर्स हैं, आप तो आर्टिफिशियल पर्सन हो। नहीं, कंपनी एक खुद ब खुद एक पर्सन है, भले आर्टिफिशियल ही हो। कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर से अलग। तो कंपनी को एसेट खरीदनी है तो कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट खरीद सकती है। जरूरी नहीं है कि उसको अपने एक न एक मेंबर के नाम पे खरीदनी पड़ेगी। नहीं, कंपनी अपने खुद के नाम पर एक एसेट खरीद सकती है। इसका एक देखो, एक केस लॉ है, फेमस केस लॉ है, सेल्मन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। इस केस में देखो, सैलमन को एक पब्लिक लिमिटेड बनानी थी। अब देखो, जैसे कि जितना आपको पता हो कि सैलमन लिमिटेड, ये हम अलग से बात करेंगे अभी फॉर्मेशन के टाइम पे कि कितने परसेंट चाहिए थे, लेकिन आई होप आपको शायद पता होगा कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7 मेंबर। अभी हम ये, आप नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं, मैं बता रही हूँ अभी कि पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए 7 मेंबर चाहिए। अब देखो, सैलमन है, अब सैलमन को पब्लिक कंपनी बनानी है तो एक सैलमन खुद हो गया, एक सैलमन की वाइफ हो गई, एक सैलमन की डॉटर हो गई, और किस्मत से सैलमन के 4 बच्चे थे, 4 सन थे, 4 लड़के थे। तो ये हो गया 7। सैलमन, सैलमन की वाइफ, सैलमन की एक डॉटर और 4 सन, कितने लोग हो गए? 7%। तो सैलमन ने क्या बना ली? एक कंपनी। सैलमन ने क्या बना ली? एक कंपनी। अब सैलमन के डेवेंचर भी इशू कर रहे थे, सैलमन ने डेवेंचर से भी पैसे रेज करे थे। क्या करते? डेवेंचर। और डेवेंचर जो है वो सैलमन ने खुद ही ले लिए थे। सैलमन ने जो डेवेंचर से पैसे रेज करे वो खुद डेवेंचर, खुद के डेवेंचर से इशू करके उसने पैसे जनरेट करे थे। कैसे करे थे? खुद डेवेंचर इशू कर, मतलब डेवेंचर खुद को इशू करके क्या करे थे, मतलब जो सैलमन कंपनी लिमिटेड है उसने जो डेवेंचर इशू करे थे वो किसको करते हैं? सैलमन को। कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है, तो सैलमन कंपनी लिमिटेड ने जो डेवेंचर इशू करे थे वो किसको करे थे? सैलमन को। अब देखो, कंपनी की जो सैलमन कंपनी लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो ऐसे दिखती है। देखो, जो भी सिक्योर डेवेंचर है वो इतने हैं, क्रेडिटर्स हैं, मान लो ये हो रहा है 200 करोड़, और जो एसेट है, एसेट्स दिख रही है उसकी 101 करोड़। तो देखो, ये क्या केस आ गया कि कंपनी की एसेट्स जो है वो कंपनी की लायबिलिटी से कम है, कंपनी की लायबिलिटीज आर मोर देन कंपनीज एसेट्स। तो इस केस में सैलमन कंपनी लिमिटेड को क्या होना पड़ेगा? वो क्या होगी? इंस्टॉलमेंट। उसको अपना
बिजनेस अपनी कंपनी को बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी तो उसकी एसेट ही नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को सेटल कर सके। ठीक है, तो इस केस में जो सेल्समैन है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, एसेट में से वो अपने डिवेंचर के पैसे ले जा रहा है। ठीक है, सेल्समैन क्या कर रहा है, अपने डिवेंचर के पैसे ले जा रहा है। अब क्रेडिटर नहीं भाई, नहीं भाई, क्रेडिटर रोने लगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये तो सैलमन की खुद की कंपनी, ये अपने पहले पैसे क्यों जाने लगा, पहले हमें देना चाहिए, इसकी खुद की कंपनी तो ये पहले पैसे ले लेगा, क्या ऐसा नहीं होता, हम तो बाहर के, पहले बाहर ऐसा होता है कि पहले बाहर के लोगों को पैसे देते हैं कि कोर्ट हमारी मांग पूरी करो, कोर्ट हमारी मांग पूरी करो, ये तो अपने पैसे पहले ले जा रहा है, पहले बाहर वालों को पैसे दो। ऐसा थोड़ी होता है कि वो ये कह रहे तुम्हारे पैसे हैं, वो देखो भाई कोर्ट, देखो भाई कोर्ट, ये हम बाहर वाले, ये हमको पहले पैसे नहीं दे रहा, आप बोलते थर्ड पार्टी को पहले देते हैं, ये तो अपने पहले पैसे को दे जाने लगा। फिर कोर्ट डिसीजन दे। अब चलो आप इस केस में क्या कहोगे कि क्या सही कह रहा है क्रेडिटर कि पहले सैलमन को नहीं ले जाना चाहिए, हम बाहर वाले थर्ड पर्सन है, हमको पहले दो। बताओ क्या लगता है आपको? हम्म, इस केस में कोर्ट ऑर्डर देगी, क्या ऑर्डर देगी? नहीं भाई, क्रेडिटर जो सेलमन है वो अपने पैसे पहले खुद ले जा सकता है, क्योंकि वो सिक्योर्ड डेबेंचर, पहले सिक्योर्ड जो चीजें सिक्योर्ड होती है, सिक्योर्ड लायबिलिटी को पहले पेमेंट होती है और जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको बाद में। तो जो क्रेडिटर है वो अनसिक्योर्ड है, तो पहले सिक्योर्ड लायबिलिटी मतलब सिक्योर्ड डेबेंचर को पहले पेमेंट होगी और अनसिक्योर्ड। अब आप कह रहे हो कि सर सेलमन लिमिटेड तो वही है, सेलमन लिमिटेड ही तो, सेलमन कंपनी लिमिटेड का तो मेंबर ही सेलमन, सेलमन खुद ने बनाई, खुद ही पहले पैसे क्यों ले जा रहा है? नहीं, कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं, सैलमन कंपनी लिमिटेड अलग है और सैलमन अलग है। तो सैलमन जैसे कि सिक्योर्ड डिवेंचर होल्ड करता है तो पहले पेमेंट सिक्योर्ड लायबिलिटी की होगी, मतलब सिक्योर्ड डिवेंचर को पहले पेमेंट होगी। तो सैलमन कंपनी लिमिटेड भले ही सैलमन कंपनी लिमिटेड का मेंबर है, पर सैलमन कंपनी लिमिटेड पहले सिक्योर्ड डिवेंचर यानी कि सैलमन को पेमेंट करेगी। उसके बाद सैलमन को पेमेंट करने के बाद वो अपने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बचा हुआ जितना पैसा रहेगा उससे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसे देगी। मतलब क्रेडिटर जो कह रहा है कि सैलमन खुद मेंबर होने के बाद पहले पैसे ले जा रहा है, वो चीज गलत है। सैलमन क्योंकि सैलमन अलग है और सैलमन कंपनी लिमिटेड अलग है, तो सैलमन कंपनी लिमिटेड जो कि सिक्योर्ड लायबिलिटी है, मतलब जैसे कि सिक्योर्ड डिवेंचर जो होल्ड कर रहा है सैलमन, पहले उसको पेमेंट करेगी, उसके बाद जो क्रेडिटर है अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करेगी। इस केस में जो क्रेडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है। कोर्ट कहेगा कि सैलमन ठीक कर रहा है, मतलब सैलमन कंपनी लिमिटेड पहले सैलमन को पैसा दे रही है, वो ठीक कर रही है कि सैलमन के पास सिक्योर्ड लायबिलिटी है। ठीक है ना? उसके बाद चलिए, तो ये हमने क्या पढ़े, हमारे कंपनी के शेयर्स। अब मैम आपने कहा था मेमोरी टेक्निक से याद रखना है, इतने सारे मेमोरी, इतने सारे फीचर्स कैसे याद रखें, मैं बताती हूँ। टॉप क्लास, हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। हमारी कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओ से सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सी से परपेचुअल सक्सेशन, सी से कॉमन सील, एस से लिमिटेड लायबिलिटी, ए से आर्टिफिशियल पर्सन, एस से शेयर कैपिटल, एस से सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ठीक है ना? तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? कॉमन सी। ये हमारे फीचर्स है। तो ये फीचर्स जिस भी चीज में रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपनी। ये कंपनी के फीचर्स है, मतलब ये फीचर्स जिस चीज में रहेंगे उस चीज को हम क्या कहेंगे? कंपनी। ये कंपनी के फीचर्स हैं, मतलब ये चीजें पूरी हुई तो वो चीज क्या कहलाएगी? कंपनी। अब देखो एक और डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल joined together for any common purpose, normally for doing business and sharing profit thereof। कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, पीपल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो ज्वाइन होते हैं किसके लिए? एक कॉमन पर्पस के लिए, जो एक कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन होते हैं साथ में। ग्रुप ऑफ पीपल, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो ज्वाइन होते हैं साथ में एक कॉमन पर्पस के लिए, स्पेशली किस लिए? एक बिजनेस को करने के लिए। ग्रुप ऑफ पीपल जो ज्वाइन होते हैं टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस के लिए, स्पेशली किसके लिए? बिजनेस करने के लिए, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है वो अपने सारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब कंपनी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो साथ में जुड़ते हैं और साथ में मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं। वो काम क्या होता है? स्पेशली बिजनेस, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है वो अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उस चीज को हम कहते हैं कंपनी। होप करती हूँ कि आप लोगों को कंपनी क्या होती है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? तो क्या हम आगे बढ़े? इसके बाद हमारी सिलेबस में है कॉर्पोरेट, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो हम पहले ये जानेंगे कि व्हील, कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है। ठीक है ना? तो देखो, ये जो कंपनी है और जो कंपनी के मेंबर हैं, जैसे कि हमने देखा कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग होते हैं, कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग होते हैं, कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग होते हैं। कंपनी के बीच में और कंपनी के मेंबर के बीच में एक पर्दा होता है कि कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर अलग है। अब इस पर्दे के कारण यदि जनता को, पब्लिक को गलतफहमी हो रही है कि देखो जैसे कंपनी का कोई एक मेंबर है वो फ्रॉड कर रहा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है और हम पनिश दे रहे हैं कंपनी को, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेंबर पनिश, मतलब मेंबर गलती कर रहा है, कंपनी गलती कर रहा है।
मेंबर कोई गलती कर रहा है और हम कंपनी को सजा दे रहे हैं, या फिर मेंबर और कंपनी के अलग बीच में पर्दा होने के कारण पब्लिक में गलतफहमी हो रही है, पब्लिक को गलतफहमी, पब्लिक को अच्छे से पूरी बात का पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो भी लॉ मेकर होते हैं, जो इस कंपनी और मेंबर के बीच में जो पर्दा है, इसको वो लोग हटा सकते हैं। कौन? लॉ मेकर इस पर्दे को हटा सकते हैं और दोनों को ट्रीट कर सकते हैं, दोनों को एज अ वन ट्रीट कर सकते हैं, दोनों को एज अ सिंगल ट्रीट कर सकते हैं। और फिर सिंगल ट्रीट करने से दोनों को साथ में देखेंगे, हमें ये पता चल रहा है कि गलती कर कौन रहा था, गलतफहमी किसकी वजह से पैदा हो रही थी, गलती कौन कर कौन रहा था। तो ये पर्दा हटा देंगे तो ये राज खुल जाएगा, गलती कौन कर रहा था, मेंबर ही गलती कर रहे थे कि कंपनी गलती कर रही थी। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कंपनी गलत थी, कंपनी का कैरेक्टर पता चलेगा, कंपनी एनिमी थी, कंपनी हमारी फ्रेंड थी, मतलब कंपनी गलत काम कर रही थी या मेंबर ही गलत काम कर रहे थे। जो पर्दा है वो हम हटा देंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि मेंबर गलत है या कंपनी गलत है, जो भी रास्ते हैं वो खुल जाए, और जो भी गलतफहमी हो रही थी पब्लिक को इस पर्दे के कारण, वो गलतफहमी भी पब्लिक की दूर हो जाए। तो ये जो पर्दा है इसको हटाने को हम क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जो पर्दे, कॉर्पोरेट व्हील को मतलब होता है पर्दा, तो घूंघट, तो जो कॉर्पोरेट व्हील मतलब जो पर्दा है कंपनी और कंपनी के मेंबर का के बीच का, इसको हम हटा देंगे तो इसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो देखो, इट मीन्स इग्नोरिंग सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ कंपनी एंड लुकिंग बिहाइंड द कंपनी, मतलब कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को भूलकर कंपनी के पीछे देखना, मतलब मेंबर्स को भी देखना। Where a court ignores company and concern themselves directly with the member or manager, corporate will is said to be lifted। जब कोर्ट इग्नोर, कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके कंपनी के मेंबर्स को भी और मैनेजर्स को भी डायरेक्टली देखता है, ताकि ये पता चल सके कि मेंबर या मैनेजर ही तो ऐसे नहीं है जो फ्रॉड कर रहे थे, ताकि गलतफहमी दूर हो सके कि फ्रॉड कर कौन था। ऐसा तो नहीं है कि मेंबर्स और जो मैनेजर वो भी फ्रॉड, वही फ्रॉड कर रहे हैं। तो कंपनी की आइडेंटिटी को, सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करके कोर्ट मेंबर्स और मैनेजर से भी डायरेक्ट कंसर्न करता है, उनको भी देखता है। और जब वो ऐसा करता है तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील जो है वो लिफ्टेड हो चुकी है। जब कोर्ट कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी को भूलकर मैनेजर को और मेंबर्स को भी अपने अंदर लेता है, मतलब अपने उनका भी डायरेक्ट कंसर्न लेता है, उनको भी देखता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट व्हील जो है लिफ्ट हो चुकी है, मतलब सेपरेट आइडेंटिटी को भूल गए हैं, जो पर्दा था बीच का वो हट चुका है। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब कोर्ट लिफ्ट करता है कॉर्पोरेट व्हील को? ऐसे कौन कौन से केस होते हैं जब जो कोर्ट जो होता है वो पर्दे को हटाता है? कौन कौन से केसेस होते हैं वो होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से भी जो कोर्ट रहता है वो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर देता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी के कैरेक्टर को पता करने के लिए भी कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर देता है कि कंपनी हमारी फ्रेंड है या कंपनी हमारी एनिमी है। कैरेक्टर को पता करने के लिए भी कोर्ट क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को बचाने के लिए भी, फ्रॉड को रोकने के लिए भी कॉर्पोरेट व्हील को कोर्ट लिफ्ट कर सकता है। उसका प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो कोर्ट है वो पब्लिक की जो भी पॉलिसी है वो गलत तो नहीं यूज हो रही, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, मेन पर्पज क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो कोर्ट है वो कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। उसके बाद कब कर सकता है? वैन एक कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, जब कंपनी किसी शेयर होल्डर की एज एन एजेंट काम कर रही हो। कब? जब कंपनी किसी शेयर होल्डर की एज एन एजेंट काम कर रही हो, तब भी कोर्ट क्या कर सकता है? कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट। तो क्या होता है ना, जब देखो यदि कोई कंपनी है, वो उसके कोई शेयर होल्डर उसके एज एजेंट काम करे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उस शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट देने के लिए भी कुछ कर रही हो, कुछ गलत काम कर रही हो कि मैं जिस शेयर होल्डर के एज एजेंट काम कर रही हूँ उस शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट मिले, ऐसा भी कर सकते, उसको ज्यादा डिविडेंड, कुछ भी बात हो। तो ऐसा कंपनी फ्रॉड कर सकती है ना, कुछ भी डिफेक्टिव कर सकती है ना कंपनी। इसलिए भी हम कॉर्पोरेट बिल को उठाकर देख सकते हैं, लिफ्ट करके देख सकती है कोर्ट कि कंपनी कुछ गलत काम तो नहीं करी अपने शेयर होल्डर को ज्यादा बेनिफिट देने के लिए। तो कब? जब कंपनी एक अपने शेयर होल्डर का एज एजेंट काम कर रही हो, तब भी कोर्ट कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। तो क्या क्या केस है? प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी वेयर कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, दो पब्लिक, दो एनिमी फ्रॉड, दो पब्लिक, दो एनिमी फ्रॉड और एक एजेंट। ठीक है, दो पब्लिक है उनके दो एनिमी है और एक एजेंट है, दो कंपनी है उनके दो एनिमी है और एक एजेंट है, दो कंपनी है जिनके दो एनिमी और एक एजेंट है, मतलब दो पब्लिक वाले पॉइंट। अब प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू में पब्लिक मान लो, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता किसमें? पब्लिक में ही बढ़ना है ना, ठीक है। पब्लिक के पास जाना मतलब जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं के पास जाना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दो पब्लिक के पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो एनिमी फ्रॉड वाले क्या? एनिमी वाले क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के एनिमी कैरेक्टर को पता करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए। एजेंट वाला पॉइंट क्या था? वेयर अ कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। दो पब्लिक वाले पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू या फिर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। दो एनिमी या फ्रॉड वाले पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी या प्रोटेक्शन
प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। एजेंट वाला पॉइंट, वेयर अ कंपनी एक्ट एज एन एजेंट ऑफ शेयर होल्डर। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड बैकवर्ड। जून 2019 में है। अब क्या ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है? तो आप इस क्वेश्चन को लिखकर आ सकते हैं। बताइए, याद हो गया है? और याद भी हो चुका होगा मेरे हिसाब से, आपको हो गया है ना? दो पब्लिक, दो एनिमी, एक एजेंट, हो गया है। तो ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, पक्का से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ। तो चलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब आता है बहुत ही मजेदार, टाइप्स ऑफ कंपनी। बहुत ही मजा आने वाला है आपको टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ने के लिए, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनी होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी कंपनी, हमारी छोटी सी प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? पब्लिक, देखो कंपनी होती है, अभी हमने पढ़ा था कंपनी क्या होती है। अब कंपनी एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है ना? प्राइवेट कंपनी क्या हो सकती है और पब्लिक कंपनी क्या हो सकती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है, क्या होती है, वही तो पढ़ना है कि क्या होती है। देखो, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, एज में भी प्रेस्क्राइब। जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो, एज में भी प्रेस्क्राइब। ये एज में भी प्रेस्क्राइब तो कुछ सुना सुना लग रहा है अभी। हाँ, एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब उतना अमाउंट जितना लिखा हुआ है, कहाँ? रूल्स में। एज पेड, मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनी का, जिस कंपनी का, उतना होना चाहिए। कितना? जितना कि उसके रूल्स में लिखा हुआ है, जितना कि रूल्स में लिखा हुआ है। मिनिमम पेड अप कैपिटल जिस कंपनी का उतना है, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है। एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब उतना है जितना रूल्स में लिखा हुआ है, तो वो कंपनी कौन सी कंपनी हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है। एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब उतना जितना कि रूल्स में लिखा हुआ है। उसके बाद शेयर ट्रांसफर, कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर प्रोहिबिट्स, लिमिट्स होना चाहिए। मतलब ऐसी कंपनी जिसके शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स है, वो कंपनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी। अब देखो, शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हैं, अभी हमने देखा था कंपनी, सारी कंपनी में शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स हो, वो होगी प्राइवेट कंपनी। जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर में लिमिट ना हो, तो वो क्या हो जाएगी? पब्लिक कंपनी। अब देखो, जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो चीजें पूरी हुई तो वो होगी प्राइवेट कंपनी, पर वो चीजें, एक चीजें भी पूरी नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। मतलब वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। तो शेयर ट्रांसफर तो कंपनी में कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। पर कहीं शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स है तो वो हो जाएगी प्राइवेट कंपनी, पर शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स नहीं है तो हो जाएगी पब्लिक कंपनी। मैम कैसी लिमिट्स? देखो, अब जैसे एक सुपर लिमिटेड है, सुपर लिमिटेड, जिसके 200 मेंबर्स हैं। अब देखो, पहले एक चीज और देख लो, मैक्सिमम नंबर इतना बस आता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं, कहीं वो 201 भी हुआ तो वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। मतलब 200 ही होना चाहिए, 201 भी नहीं चलेगा। अब आप बोलो एक ही तो ज्यादा है 200 में, नहीं, 201 भी हुआ तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। 200 मतलब 200, प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर 200 ही होना चाहिए। तो अब देखो, सुपर लिमिटेड है, उसके मैक्सिमम, अभी उसके मेंबर कितने हैं? 200। एक पर्सन है जिसके पास 2 शेयर हैं, क्या वो शेयर ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, क्योंकि कंपनी प्राइवेट हो चाहे पब्लिक, वो अपनी कंपनी के जो मेंबर्स है वो शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ए शेयर ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, पर अब ए कह रहा है कि मैं एक शेयर दूंगा बी को और एक शेयर दूंगा सी को। अब बताओ, क्या ए ऐसा कर सकता है कि एक शेयर दे दे वो बी को, एक शेयर दे दे सी को? हाँ, कर सकता है। और आप ये बताओ, कहीं वो कर देगा तो ये हट गया, ए चला जाएगा तो ये हो जाएगा 199, और बी और सी जुड़ गया तो +2, तो 201 होगा ना। फिर ये प्राइवेट कंपनी कैसे बची? तो इसको प्राइवेट कंपनी रखने के लिए 200 मेंबर ही होना चाहिए बस। तो इस पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, मतलब लिमिट्स आ जाएगी कि ए शेयर कर सकता है ट्रांसफर, पर क्या शर्त है कि वो उसको दोनों के दोनों शेयर, या तो बी को ट्रांसफर करे या तो सी को, किसी एक पर्सन को दोनों शेयर ट्रांसफर करे, क्योंकि वो दोनों को एक एक करेगा तो हमारे मेंबर्स 2 से बढ़ जाएगा ना, 201 हो जाएगा ना, तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं बचेगी। तो प्राइवेट कंपनी रहने के लिए उसको लिमिट्स है कि शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, पर उसमें लिमिट है, क्या शेयर ट्रांसफर कर सकता है, अपने दोनों शेयर ट्रांसफर कर सकता है, पर क्या शर्त है कि उसको दोनों शेयर एक ही पर्सन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। या तो दोनों शेयर तुम बी को ट्रांसफर कर दो, या तो भाई तुम दोनों शेयर सी को ट्रांसफर कर दो। तुम एक ए और एक बी और एक सी को नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे एक बी और एक सी को करने के कारण हमारी प्राइवेट कंपनी की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट है वो टूट जाएगी, 200 से 201 हो जाएगी, तो हमारी प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। ठीक है, शेयर ट्रांसफर तो कुछ सारी कंपनी कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर क्या होती है? लिमिट्स। पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफर पर कोई लिमिट्स नहीं होती है। अब जैसे हमने बात की थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200। 200 से 201 भी नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200, 200 से 201 भी हुआ तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी। पर इन 200 में जॉइंट होल्डर काउंटेड एज वन। अब देखो, जैसे राम है और श्याम है, ये
आर लिमिटेड में एज अ ज्वाइंट होल्डर शेयर होल्ड करें। कैसे? एज अ ज्वाइंट होल्डर। तो जब आर लिमिटेड के 200 मेंबर की गिनती होगी तो राम और श्याम को एज अ दो मेंबर नहीं काउंट करेंगे। राम और श्याम की गिनती एक मेंबर में होगी। राम और श्याम एक मेंबर के जैसे गिने जाएंगे। जैसे बाकी के 199 है तो अब आप कहोगे राम और श्याम इन दो को और मिला के तो 201 होगा, तो ये प्राइवेट कंपनी बची ही नहीं। राम और श्याम कैसे काउंट होंगे? एज अ वन। क्यों? क्योंकि वो ज्वाइंट होल्डर है। ज्वाइंट होल्डर एज अ वन काउंट होंगे और ये एक मेंबर काउंट होंगे। 199 अलग थे तो 199 प्लस 1 200 ही हो जाएंगे। तो प्राइवेट कंपनी की पूरी हो रही है यहाँ एलिजिबिलिटी। तो मतलब जो भी ज्वाइंट होल्डर्स हैं वो ज्वाइंटली किसी कंपनी में शेयर होल्ड करके रखे हैं तो उन ज्वाइंट होल्डर को मेंबर की गिनती में एज अ दो अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, उनको एज अ वन एक ही काउंट करा जाएगा। उनकी गिनती एक ही होगी, है ना। एज अ वन पर्सन काउंट किया जाएगा उनको। तो मेंबर की गिनती में ज्वाइंट होल्डर काउंटेड एज वन। उसके बाद एम्प्लॉय मेंबर नॉट काउंटेड। अब जैसे आर लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम, आर लिमिटेड है, उसका एक एम्प्लॉय है वाई। वाई उसका क्या है? एम्प्लॉय। वो उसके एम्प्लॉयमेंट में है, किसमें? आर लिमिटेड में। तो वाई को हम काउंट नहीं करेंगे। 200 की गिनती हो रही है तो 200 की गिनती में वाई नहीं आएगा। 200 की गिनती में वाई नहीं आएगा। 200 की गिनती में वाई नहीं आएगा। आर लिमिटेड है तो आर लिमिटेड की 200 की गिनती में वाई को काउंट नहीं करेंगे। एक्स एम्प्लॉय। अब जो आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड है, एक्स एक्स उसका क्या रह चुका है? एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय मतलब जो गया, एक्स मतलब जो गया। तो आर लिमिटेड का एक्स क्या है? एक्स एम्प्लॉय। मतलब अभी तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है पर एम्प्लॉयमेंट में रह चुका है। अभी तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है पर एम्प्लॉयमेंट में वो रह चुका है, तो उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो एक्स को हम काउंट नहीं करेंगे 200 की गिनती में, वाई को भी हम काउंट नहीं करेंगे 200 की गिनती में, और राम और श्याम जो ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं आर लिमिटेड में शेयर, उनको भी हम एज आ वन काउंट करेंगे। उसके बाद पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज प्रोहिबिट्स है। मतलब प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकती। प्रोहिबिट्स मतलब कर ही नहीं सकते, लिमिट विमिट रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं, कर ही नहीं सकती। मतलब प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकती। यदि कोई कंपनी है उसने पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर दी है तो वो प्राइवेट कंपनी ही नहीं बचेगी, वो पब्लिक कंपनी बचेगी। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज नहीं कर सकती है। तो प्राइवेट कंपनी जैसे कि हमने पढ़ा, तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है? एज में भी प्रेस्क्राइब। एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब जितना की रूल्स में लिखा हुआ है उतना उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है। जिसके शेयर ट्रांसफर पर लिमिट होती है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके शेयर ट्रांसफर तो कर सकते हैं पर शेयर ट्रांसफर करने पर लिमिट्स होती हैं। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं पर उन 200 में जॉइंट होल्डर काउंटेड एज वन होता है और एक्स एम्प्लॉय नॉट काउंटेड और एम्प्लॉय भी नॉट काउंटेड, और जिसकी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज पर प्रोहिबिशन होते हैं। ये चार चीजें जिस कंपनी में होती हैं उस कंपनी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज may be prescribed, share whose share transfer. Private company means a company who make a share transfer, whose member make a share transfer, but there is a limitations on the share transfer. Or private company means a company whose maximum number of members is 200. Private company means a company in which public issue of securities is prohibits। मतलब प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होता है इसमें प्रेस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर ट्रांसफर पे होती है लिमिट्स। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं। उन 200 में जॉइंट होल्डर काउंटेड एज वन, एक्स एम्प्लॉय नॉट काउंटेड, एम्प्लॉय नॉट काउंटेड। पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें प्रोहिबिट्स होती है, मतलब कर ही नहीं सकते। तो ये चारों चीजें जिस भी कंपनी में पूरी होती है वो कंपनी हो जाती है प्राइवेट कंपनी। इन चार में से एक भी चीजें नहीं हुई है तो वो कंपनी हो जाएगी पब्लिक कंपनी। क्या आपको प्राइवेट कंपनी समझ में आई? फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखने वाले हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं, पब्लिक कंपनी जिसमें हम पब्लिक से पैसा इशू कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं, वो होती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं। अब वो प्राइवेट अब ऐसे कौन से केस रहेंगे जो प्राइवेट कंपनी ना हो? देखो ये केस पढ़े जो इसमें प्राइवेट कंपनी होगी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल उतना हो, जिसमें जो इतना प्रेस्क्राइब्ड है, जिसका शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स हो, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 हो, जिसके पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज पे प्रोहिबिशन हो। तो ऐसे कौन से केसेस जो कि वो कंपनी प्राइवेट कंपनी ना हो? कब? जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब ना हो, जिसके शेयर ट्रांसफर पर कोई लिमिट्स ना हो, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 से ज्यादा हो, जिसकी पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी पे कोई प्रोहिबिशन ना हो, तो वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। तो देखो जब कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी। या फिर जब कोई कंपनी सब्सिडरी हो किसी पब्लिक कंपनी की तो वो क्या कंपनी? वो पब्लिक कंपनी। और उसके साथ साथ जिसके मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो? एज में भी प्रेस्क्राइब। एज में भी प्रेस्क्राइब मतलब जितना की रूल्स में लिखा हुआ है। पर करेंटली
करेंटली एज पर सिचुएशन अभी रूल्स में कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। कहीं आप 10 रुपए भी पब्लिक से रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। आप 100 रुपए पब्लिक से रेस करो, एक पब्लिक से 100 रुपए का शेयर दो तो भी चलेगा, आप 10 रुपए का शेयर दो तो भी चलेगा, कोई भी लिमिट्स नहीं है कि इतने का करना है या इतने का करना है। तो प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है, ठीक है, जिसका क्या मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना हो जितना की प्रिस्क्राइब्ड शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स हो, मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो, पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटी प्लस प्रोहिबिशन हो, तो वो क्या हो जाएंगी प्राइवेट कंपनी। और ये चीजें पूरी नहीं होती, इनमें से एक चीज भी पूरी नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगी पब्लिक कंपनी। तो वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो वो पब्लिक कंपनी होगी, या फिर वो कंपनी जो सब्सिडी हो किसी पब्लिक कंपनी की तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी। उसके साथ साथ मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना हो उस कंपनी का एज में भी प्रेस्क्राइब, मतलब जितना रूल्स में लिखा हो, और एज पर करेंट रूल्स में लिखा हो, कोई भी लिमिट्स कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट रजिस्टर नहीं है। आप पब्लिक से 10 रुपए भी पर कभी इशू कर रहे हो शेयर तो भी चलेगा, 100 रुपए का कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई स्पेसिफिक अभी रूल्स में अमाउंट नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो वो कंपनी क्या हो जाएगी पब्लिक कंपनी। तो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, या फिर वो कंपनी जो किसी सब्सिडी हो किसी पब्लिक कंपनी की तो भी पब्लिक कंपनी है, या और उसके साथ साथ उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना है एज में प्रेस्क्राइब, मतलब जितना कि रूल्स में लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी। कौन सी कंपनी? 1 पर्सन कंपनी। नाम में ही लिखा है 1 पर्सन, मतलब एक ही मेंबर होना है। देखो एक मेंबर, एक कंपनी में एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी। मैम जब एक 1 पर्सन कंपनी में एक मेंबर है तो नॉमिनी को अपॉइंट करने की क्या जरूरत है? हाँ, नॉमिनी को हम इसलिए अपॉइंट करते हैं कि देखो अब एक कंपनी है उसमें एक ही बंदा है, भाई कल को चल के उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो फिर उस कंपनी का देखभाल उस कंपनी को कौन संभालेगा? तो कोई तो मेंबर पीछे होना चाहिए ना, कि इस पर्सन की डेथ होने के बाय चांस कब इस पर्सन की डेथ होगी तो कौन देखेगा उस कंपनी को। तो एज दूसरे पर्सन को हम नॉमिनी अपॉइंट करते हैं कि इन केस हमारी डेथ हो गई तो वो जिस पर्सन को हम नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हैं वो हमारी कंपनी को देख सके, हमारी कंपनी को संभाल सके, इसलिए हम नॉमिनी को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। अब उस पर्सन की मेंबर की या फिर नॉमिनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो नेचुरल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चलेगा, वो नेचुरल होना चाहिए। वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वो रेसिडेंट होना चाहिए। वन रेसिडेंट कब होता है? जब 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहो तब हम रेसिडेंट कहलाते हैं। अब ये रेसिडेंट वाली सिचुएशन नहीं रही, अब रेसिडेंट हो या ना हो तो भी दोनों सिचुएशन रहेगी तो भी चलेगा। बस 120 डेज क्लैरिफिकेशन दिया कि 120 डेज से ज्यादा रहते तो रेसिडेंट कहते हैं, पर वो कोई मतलब नहीं, रेसिडेंट हो या ना हो दोनों चलेगा। तो वो पर्सन नेचुरल होना चाहिए, वो पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो पर्सन रेसिडेंट हो या ना हो दोनों चलेगा, वो पर्सन एडल्ट होना चाहिए नॉट माइनर, मतलब वो पर्सन 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए, वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। उसके बाद मेंबर और नॉमिनी, ये वाली लाइन हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो जो भी पर्सन एज अ मेंबर या फिर नॉमिनी अपॉइंट हो रहा है वो नेचुरल होना चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों हो तो भी चलेगा, वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो पर्सन एडल्ट होना चाहिए। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? निर्मा, निर्मा सबकी पसंद निर्मा। तो पर्सन कैसा होना चाहिए? निर्मा। नेचुरल होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो चलेगा, माइनर, एम से माइनर, पर क्या लिखना है? नॉट माइनर, मतलब एडल्ट होना चाहिए। और ए वाली वो लाइन अभी हम देखने वाले हैं। तो कैसा होना चाहिए पर्सन? निर्मा, चाहे वो नॉमिनी हो चाहे वो पर्सन हो मेंबर हो। उसका रेस्ट्रिक्शन कांट में एनबीएफसी का मतलब जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो एक एनबीएफसी कंपनी नहीं हो सकती, जो 1 पर्सन कंपनी होती है वो एनबीएफसी कंपनी नहीं होती, मतलब एक पर्सन कभी भी एनबीएफसी कंपनी नहीं खोल सकता है। 1 पर्सन कंपनी कभी भी एनबीएफसी नहीं हो सकती। वैसे ही 1 पर्सन कंपनी भी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, एक पर्सन सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं बना सकता। तो 1 पर्सन कंपनी कभी भी एनबीएफसी भी नहीं हो सकती और 1 पर्सन कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती है। उसके बाद देखो इस लाइन को हम समझते हैं। अब देखो एक कंपनी है सितारा लिमिटेड और एक कंपनी है तारा लिमिटेड। तारा और सितारा, ठीक है ना। सितारा का जो मेंबर है वो कौन है? एस। सितारा का मेंबर क्या है? एस मेंबर। और एस जो है वो तारा का नॉमिनी है। क्या है? टी जो है वो तारा का क्या है? मेंबर। टी जो है वो तारा का क्या है? मेंबर। सितारा जो है वो लिमिटेड, उसका मेंबर कौन है? एस। और जो तारा लिमिटेड है उसका मेंबर कौन है? टी। और जो एस जो है जो सितारा मेंबर का मेंबर है वही तारा लिमिटेड का क्या है? नॉमिनी। अब देखो एक पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है, एक पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरी कंपनी का नॉमिनी हो सकता है। इस कंपनी का वो मेंबर है तो दूसरी कंपनी का नॉमिनी वो हो सकता है, पर एस एक
समय पे वो मेंबर सिर्फ एक ही कंपनी का हो सकता है, दूसरी कंपनी का नॉमिनी हो वो चलेगा, पर वो मेंबर एक ही कंपनी का होना चाहिए। तो देखो, अब सितारा लिमिटेड है, उसका मेंबर कौन है? एस। और तारा लिमिटेड है, उसका मेंबर है टी, और जो एस है वो नॉमिनी है उसका तारा लिमिटेड। अब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे टी की डेथ हो गई, जो तारा का मेंबर है टी, उसकी डेथ हो गई, तो जो एस जो नॉमिनी था वो मेंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉमिनी होता है, वो नॉमिनी को हम नॉमिनी क्यों बनाते हैं किसी पर्सन को, कि जब मेंबर की डेथ हो जाए तो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाए और जो कंपनी को संभाल सके। तो अब टी तारा लिमिटेड में जो मेंबर है टी, उसकी डेथ हो गई, तो जो एस जो नॉमिनी वो तारा लिमिटेड का मेंबर बन गया। तो चलो ये एस यहाँ से गोल हो गया, ठीक है। तो जो एस, सॉरी टी गोल हो गया, तो जो एस है वो मेंबर बन गया। अब मैम आपने अभी कहा था एक पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है। अभी जो एस है वो तो दो दो का होगा, सितारा का भी हो गया, तारा का भी हो गया। हाँ, ऐसा केस हो जाता है कि यदि एक पर्सन किसी कंपनी का मेंबर है और वो दूसरी कंपनी का भी मेंबर बन जाता है बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी, नॉमिनी होने के कारण यदि वो दूसरी कंपनी का भी मेंबर बन जाता है, तो उसको 180 डेज का टाइम दिया जाता है कि भाई तुमको 180 दिन का टाइम दे रहे हैं हम तुम्हें, तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर लो। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? वही कि आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक पर्सन एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है, तो आपको 180 दिन का टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको पूरा कर लीजिए। चलिए हम उस टाइम को अच्छे से देखते हैं। देखो, नेचुरल पर्सन अ मेंबर इन वन ओपीसी, एक नेचुरल पर्सन जो मेंबर है एक ओपीसी में, कैन बिकम अ मेंबर इन अनदर ओपीसी, वो दूसरी कंपनी में भी मेंबर बन जाता है। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी, उस दूसरी कंपनी का नॉमिनी होने के कारण। एक पर्सन यदि एक ओपीसी का मेंबर है, वो दूसरी ओपीसी का भी मेंबर बन जाता है। कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी, नॉमिनी होने के कारण। शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन 180 डेज, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है 180 दिन के अंदर। उसको 180 दिन के लिए अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है कि एक मेंबर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही कंपनी का मेंबर हो सकता है। तो या तो आप उस कंपनी के मेंबरशिप हटा दो या इस कंपनी के मेंबर से हट जाओ, एक कंपनी के मेंबर रहो आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनी के बारे में। नॉमिनी क्या होता है? शैल बिकम अ मेंबर इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, एक जो नॉमिनी है वो मेंबर कब बन जाता है? जब उस कंपनी के सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। एक जो मेंबर नॉमिनी है वो मेंबर कब बन जाता है? जब उस कंपनी के सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद शैल गिव अ प्रायर रिटन कंसेंट, नॉमिनी जब एज एक कोई भी पर्सन है जो एज अ नॉमिनी अपॉइंट हो रहा है तो उसको प्रायर रिटन कंसेंट देना पड़ता है कि हाँ भाई मैं आपकी कंपनी का एज अ नॉमिनी अपॉइंट होने के लिए तैयार हूँ, तो उसको एक प्रायर रिटन कंसेंट देना पड़ता है नॉमिनी एज अ नॉमिनी अपॉइंट होने से पहले। राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट, जब वो कोई पर्सन है जो कंसेंट दे सकता है तो वो कंसेंट ले भी सकता है। जब आप दे सकते हो तो आप ले भी सकते हो। तो जब वो लिख के दे रहा है कि मैं आपकी कंपनी का एज ए नॉमिनी बनने तैयार हूँ, तो उसको जब नहीं रहना तो वो लिख के दे भी सकता है कि नहीं भाई मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं रह सकता, बस बहुत हो गया, मुझे आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना। तो वो लिख के दे सकते कि मुझे आपकी कंपनी का नहीं रहना, बस हो गया। तो वो कंसेंट लिख के दे भी सकता है, तो उसके पास जब वो दे सकता है उसके पास राइट है कि वो कंसेंट वापस ले भी सकता है। उसके बाद चेंज एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू कंपनी देन कंप्यूटर, जब हमें एज ए नॉमिनी नहीं रहना है तो हम कंपनी को नोटिस दे सकते हैं कि हमें आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना। फिर वही नोटिस कंपनी किसको देगी? रजिस्ट्रार को, कि देखो भाई ये पर्सन है, ये नॉमिनी अपॉइंट था इसने, लेकिन हम कंपनी को कहती है कि इसको अपॉइंट नहीं रहना है, एज ए नॉमिनी नहीं रहना है। तो कंपनी ये बात किसको बताएगी? कि रजिस्ट्रार को, कि ये पर्सन है ये हमारी कंपनी का एज ए नॉमिनी नहीं रहना चाहता है। चेंज इन नेम नॉट डीम टू बी अल्टरेशन एमओए, अब देखो कोई पर्सन है, अब पीक्यू लिमिटेड है, एस इसका पहले नॉमिनी था, अब एस हट गया, अब हम टी को नॉमिनी बना रहे हैं, तो हमें एमओए में एस की जगह टी का नाम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एस तो अब नॉमिनी नहीं रहने वाला है, अब टी को अपॉइंट कर रहे हैं एज ए नॉमिनी। तो जब एस की जगह टी का नाम लिखेंगे काय में? एमओए में। तो जो एस की जगह टी का नाम लिख रहे हैं हम, इसको हम अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते, नॉमिनी के नेम चेंज को हम अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते, ठीक है ना। अल्टरेशन ऑफ एमओए में काय में, सॉरी, नेम चेंज इन एमओए में करते हैं हम जब किसका? नॉमिनी का, तो हम उसको अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते हैं। समझ में आया क्या? वन पर्सन कंपनी के बारे में आपको। वन पर्सन कंपनी वो होती है जिसमें एक मेंबर होता है, जिसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है और एक पर्सन को वो एज ए नॉमिनी अपॉइंट करती है। क्यों करती है? ताकि आगे चल के किसी यदि मेंबर की डेथ हो जाए तो वो जो नॉमिनी है वो हमारी कंपनी को संभाल सके, वो मेंबर बन सके। वो जो मेंबर है या नॉमिनी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? वो नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, सॉरी रेसिडेंट हो या ना हो दोनों चलेगा, माइनर नहीं होना चाहिए। ये क्वालिटीज क्या है? रिक्वायरमेंट निरमा। और वन पर्सन कंपनी है वो एनबीएफसी कंपनी नहीं हो सकती, वन पर्सन कंपनी सेक्शन कंपनी भी नहीं हो सकती। यदि कोई पर्सन एक ओपीसी का मेंबर है, यदि वो दूसरी ओपीसी का मेंबर बन जाता है, कैसे? बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिनी, तो उसको 180 दिन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। एक नॉमिनी है वो मेंबर बन जाता है जब शेयर होल्डर की, सॉरी, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है। नॉमिनी है जब वो कोई भी पर्सन है वो एज ए नॉमिनी अपॉइंट हो रहा है तो उसको एक प्रायर रिटन कंसेंट देना पड़ता है, और जब वो प्रायर रिटन कंसेंट दे सकता है तो एक नॉमिनी जो नॉमिनी है वो अपना प्रायर रिटन कंसेंट वापस भी ले सकता है।
यदि किसी भी नॉमिनी के नेम में चेंज हो रहा है तो एमओए में, तो वो नॉमिनी के नेम में जो चेंज हो रहा है उसको हम अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते हैं। उसके बाद जो नॉमिनी कंपनी को कहता है कि मैं आपकी कंपनी का एज नॉमिनी अपॉइंट नहीं हो सकता, तो वो कंपनी को नोटिस देगा। वही नोटिस कंपनी रजिस्ट्रार को देगी कि ये पर्सन है जो हमारी कंपनी का नॉमिनी था, वो हमारी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना चाहता है। क्या आपको 1% कंपनी अच्छे से समझ में आ चुकी है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अब हम एक छोटी सी कंपनी और देखेंगे, स्मॉल कंपनी। कैसी सी कंपनी? छोटी सी कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब छोटी सी कंपनी। कैसी कंपनी? स्मॉल कंपनी मतलब छोटी सी कंपनी। स्मॉल कंपनी की एलिजिबिलिटी क्या होती है? स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है उसको हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। देखो ये चेंज हो गया, 40 करोड़ हो गया ना, ये 4 करोड़, ये 40 करोड़। अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने मॉड्यूल में भी चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी कंपनी, कोई कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कब कहेंगे? कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो। देखो कम वाला होता है पेड अप कैपिटल कम होता है टर्नओवर के मुताबिक, टर्नओवर ज्यादा होता है पेड अप कैपिटल कम होता है। तो ऐसी कंपनी जिसका क्या टर्नओवर 40 करोड़ से कम हो, 40 करोड़ से कम हो, 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम हो, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम हो, या ऐसी और उसके साथ साथ ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम हो, तो वो कंपनी होगी स्मॉल कंपनी। ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम हो, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम हो, वो कंपनी होगी स्मॉल कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा ना हो और जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे? स्मॉल कंपनी। कैसी कंपनी? स्मॉल कंपनी, छोटू कंपनी। कांट बी स्मॉल कंपनी। कौन कौन सी कंपनी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। अब भाई तुम स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे थे, तुम स्मॉल कंपनी छोटी कंपनी कैसे हो गए? तुम्हारे लिए तो स्पेशल अलग से एक्ट बना है, स्मॉल कंपनी तो वैसे भी नहीं हो। पब्लिक, अब भाई तुम पब्लिक कंपनी, पब्लिक का पैसा रखो तो तुम छोटे कैसे हो सकते हो? बताओ, पब्लिक के पैसे रखो तुम छोटे कैसे हो सकते हो? स्मॉल कंपनी क्या नहीं हो सकती? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन एड कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन एड कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडी कंपनी, सब्सिडी कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सब्सिडी कंपनी कैसे नहीं हो सकती? स्मॉल कंपनी। अब तुम्हें कोई बड़ी होल्डिंग कंपनी तुम्हारे अंदर होल्ड करके रख रही है, तो तुम स्मॉल कंपनी कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। होल्डिंग कंपनी, भाई साहब तुम अपना भी रखे हो दूसरे का भी रखे हो, दो दो चीज, अपना भी रखे हो सब्सिडी का भी रखे हो, तो होल्डिंग्स, तो तुम स्मॉल कंपनी कैसे हो सकते हो? तो स्मॉल कंपनी सेक्शन एड कंपनी भी नहीं हो सकती, स्पेशल एड कंपनी भी नहीं हो सकती, पब्लिक कंपनी भी नहीं हो सकती, सब्सिडी भी नहीं हो सकती, होल्डिंग कंपनी भी नहीं हो सकती। कैसे याद रखेंगे? SPSH8, SPSH8। Small company can't be special governed by special act company, public company, subsidiary company, holding company and section 8 company। SPSH8, SPSH8। चलो अब आप इसको एग्जांपल से देखेंगे। स्मॉल कंपनी को देखो, अब आप बताएंगे, ठीक है। मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। अब है ब्रिलियंट लिमिटेड। सॉरी लिमिटेड हटा दो अभी, आपको पहले ब्रिलियंट लिमिटेड। अब इसका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है 1 पॉइंट सॉरी पेड अप कैपिटल है 3 करोड़ और टर्नओवर है 25 करोड़। क्या ब्रिलियंट कंपनी स्मॉल कंपनी है? हाँ है। क्यों है? मैम पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है और टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है, इसलिए ब्रिलियंट क्या हो गई? स्मॉल कंपनी। अब चलो बताओ, क्या अब ब्रिलियंट स्मॉल कंपनी है? नहीं। क्यों? पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से ज्यादा हो गया और टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, अब ब्रिलियंट स्मॉल कंपनी है? हाँ मैम है। टर्नओवर तो 40 करोड़ से कम है, पर क्या पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है? नहीं है। पर क्या हुआ? टर्नओवर तो बड़ा होता है ना, टर्नओवर को देखेंगे, पेड अप कैपिटल को नहीं देखना है। नहीं, कंपनी को स्मॉल कंपनी मानना है, घोषित करना है, तो उसका पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम होना चाहिए, उसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम होना चाहिए, दोनों चीज पूरी होना चाहिए। एक चीज भी ज्यादा होती है तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। तो ब्रिलियंट का जैसे कि पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा हो गया, भले ही टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, पर ब्रिलियंट इस केस में स्मॉल कंपनी नहीं होगी। इस चीज को याद रखना है कि पेड अप कैपिटल टर्नओवर में से हमें एक नहीं देखना है, हमें दोनों को देखना है कि पेड अप कैपिटल भी हमारा 4 करोड़ से ज्यादा ना हो और टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज्यादा ना हो, ठीक है ना। तो ये होती है स्मॉल कंपनी की बात। क्वेश्चन आया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मॉल कंपनी। दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया, स्मॉल कंपनी पे शॉर्ट नोट लिखना है। क्या आ गया तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या स्मॉल कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम हो, वो कंपनी जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम हो। और कौन कौन सी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है? SPSH8। SPSH8 वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, गवर्न करती है, वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी, वो कंपनी जो सब्सिडी कंपनी, वो कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है, वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट कंपनी है।
ठीक है ना, सेक्शन 8 कंपनी है। ठीक है, तो वो कंपनी कौन कौन सी है? SPSH8 ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्मॉल कंपनी पे, तो आप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ा है। कंपनी क्या होती है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो कंपनी क्या होती है, कंपनी मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर। उसके बाद हमने पढ़े थे कंपनी के फीचर्स। टॉप क्लास कंपनी कैसे होनी चाहिए, टॉप क्लास मतलब वो देखो क्या कंपनी क्या होती है। कंपनी वो चीज होती है जिसमें शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसकी एक सेपरेट ओनरशिप हो और मैनेजमेंट इसका ओनरशिप मतलब जिसके शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग हो, जिसमें परपीचुअल सक्सेशन हो कि मतलब मेंबर्स आना जाना होता रहे पर कंपनी वैसी की वैसी रहे, जन्म जन्म तक, युग युग तक। तीसरे कहती है कॉमन सी कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है तो वो साइन नहीं कर सकता, तो वो जिस चीज पे अपना कंसेंट देता है उसकी जगह पे वो क्या कर देता है, कॉमन सील लगा देता है। कंपनी कंपनी मतलब वो चीज होती है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। ए से क्या था हमारा आर्टिफिशियल पर्सन, ऐसी चीज जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब कंपनी क्या होती है वो एक जो आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसे वो चीज जिसमें शेयर कैपिटल होता है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल होता है। उसके बाद एज सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी अलग होती है, कंपनी के मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो ये चीज ये फीचर जिस भी चीज में होते हैं वो क्या होती है, कंपनी। ये चीज कंपनी के फीचर्स होते हैं, ये चीजें पूरी होती है, ये फीचर्स जिस चीज में मिलते हैं उसको हम कहते हैं कंपनी। तो हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी, कंपनी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ज्वाइन होते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए। उनका पर्पस क्या होता है, बिजनेस करना, और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आता है वो अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर के बीच में एक पर्दा होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, पर इस पर्दे के कारण यदि कहीं गुमराह होते हैं, कोई भी गलत जानकारी जाती है पब्लिक के पास, तो जो कोर्ट होता है, जो भी क्या होते हैं लॉ मेकर्स होते हैं, वो इस पर्दे को हटा देते हैं कि जो भी गलत फहमी ना हो पब्लिक को, जो भी गलती कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिले। मतलब जैसे मेंबर गलत कर रहे हैं तो कंपनी को सजा नहीं मिलना चाहिए, मेंबर को ही मिलना चाहिए। तो ये पर्दा क्या होता है, हटा देते कोर्ट, मतलब जो लॉ मेकर होते हैं वो पर्दा हटा देते हैं ताकि ये पता चल सके, पूरी की राज खुल जाए, ये पता चल सके कि सजा हमें किसे देना है, मेंबर्स को कि कंपनी को, गलती करी किसने। तो हम क्या करते हैं, कंपनी की एक सेपरेट आइडेंटिटी को भूल के कंपनी के पीछे देखते हैं, कंपनी के मेंबर्स और मैनेजर्स से भी कंसर्न लेते हैं और पता करते हैं कि गलती किसकी थी। और जब ऐसा करते हैं हम तो इसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट भी लिफ्ट हो चुकी है, मतलब बीच का पर्दा हट चुका है। और ये कौन कौन से केसेस होते हैं जब कोर्ट ऐसा करती है कि पर्दा हटा देती है, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट करती थी? दो पब्लिक, दो एनिमी फ्रॉड और एक एजेंट। दो पब्लिक वाले क्या थे, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू के केस में, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के केस में, डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी के केस में, या फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के केस में, या फिर जब कंपनी किसी शेयर होल्डर के एज एजेंट काम कर रही हो। उसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ कंपनी। पहले हमने बात करी थी प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब, मतलब जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना होता है जितने की रूल्स में लिखा हुआ है। उसका जिसके शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स होती है, ट्रांसफर तो हम सारी कंपनी में कर सकते हैं चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, पर प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर पर लिमिट्स होती है, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं, पर उन 200 में जॉइंट होल्डर एज काउंटेड एज वन, एक्स एम्प्लॉय नॉट काउंटेड और एम्प्लॉय नॉट काउंटेड। जिसके पब्लिक ऑफ सिक्योरिटीज पे प्रोहिबिशन होती है, मतलब पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज आप कर ही नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो तो वो पब्लिक कंपनी होगी, या वो कंपनी जो सब्सिडी हो किसी पब्लिक कंपनी की तो वो पब्लिक कंपनी होगी, या और उसके साथ जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रेस्क्राइब, मतलब जिसका मिनिमम पेड शेयर कैपिटल कितना हो एज में प्रेस्क्राइब, मतलब जितना की रूल्स में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने बात करी थी 1% कंपनी। 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी क्यों अपॉइंट करते हैं कि बाई चांस यदि मेंबर की डेथ हो जाए तो नॉमिनी जो है वो कंपनी को संभाल सके। मेंबर या नॉमिनी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, निर्माण नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेसिडेंट हो या ना हो दोनों चलेगा, माइनर नहीं होना चाहिए। सॉरी, 1% कंपनी एनबीएफसी नहीं हो सकती, 1% कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं हो सकती। यदि एक पर्सन किसी एक ओपीसी का मेंबर है, यदि वो दूसरी ओपीसी का भी मेंबर बन जाता है, कब, जब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग नॉमिन, तो उसको 180 डेज के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक पर्सन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंपनी का मेंबर हो सकता है। नॉमिनी के बारे में बात करी थी हमने कि नॉमिनी मेंबर बन जाता है कब, जब सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, वो अपना एक पर्सन जो है वो नॉमिनी अपॉइंट होने से पहले एक कंसेंट देता है कि हाँ मैं आपकी कंपनी का एज ए नॉमिनी अपॉइंट होने के लिए तैयार हूँ। जब वो कंसेंट देता है तो वो वापस भी ले सकता है, वो कह सकते हैं कि मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना चाहता हूँ, तो वो एक नोटिस लिख के देगा कंपनी को कि मैं आपकी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहना चाहता हूँ। फिर वही नोटिस कंपनी किसको देगी, रजिस्ट्रार को, कि ये भाई ये देखो ये बंदा है, ये हमारी कंपनी का नॉमिनी था पर ये कह रहा है कि अब ये अपनी कंपनी का नॉमिनी नहीं रहने वाला है। उसके बाद यदि हम हमारे नॉमिनी का नेम चेंज कर रहे हैं एमओए में, तो हम इसको अल्टरेशन ऑफ एमओए नहीं कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है, इसको वो जिसको हम कहेंगे वो स्मॉल कंपनी है ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या 4 करोड़ से कम हो, और जिसके साथ साथ जिसका टर्नओवर 40 करोड़ या 40 करोड़ से कम हो, तो हम उस कंपनी को कहेंगे कि वो स्मॉल कंपनी है। कौन कौन सी कंपनी जो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, एसपीएसएच8 ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के अंदर गवर्न होती हो, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी हो, ऐसी कंपनी जो सब्सिडी कंपनी हो, ऐसी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी हो, या ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी हो। ये एसपीएसएच8 जो है वो स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है।
तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उसके बाद जो आगे के हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी है, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, बाकी की जितनी सारी कंपनी है उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं और आगे समझेंगे और सब याद भी कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने आज जो भी चीजें पढ़ी हैं, जो भी टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ी है, इसके बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। जो हमने बेसिक इससे पहले बात करी थी वो सिर्फ आपके लिए बेसिक चीजें हैं, आपको बस वो समझना है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं, कोई एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। जो हमने कंपनी के टाइप्स, कंपनी के डेफिनेशन से याद कर स्टार्ट करी थी वो आपके सिलेबस में, आपको यहाँ से चीजें याद करनी है और उम्मीद करती हूँ आपको याद भी होंगी। अब हमने जैसे कि देखा था कि दो या तीन क्वेश्चन जो है वो आपके बीच बीच में आए थे, जैसे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल में आए थे, स्मॉल कंपनी। जो दो तीन क्वेश्चन आए आपको इनकी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है और जरूर से जरूर आप अभी ये लेक्चर देख लिया आपने, एक बार आप नोट से फिर से रीड करेंगे दोबारा से, और आपको ये दोनों क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है आपको कितना याद आता है और कितना याद नहीं आता, और मेमोरी टेक्निक्स भी आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा और आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और हम हमारे आगे की टाइप्स ऑफ कंपनी को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके 40 नंबर आपकी पॉकेट में सीधे सीधे आ जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।